बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रूहिया 10। मैं हूं आपके साथ अना मंजूर हुसैन। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और इसी के साथ हम दुआ करते हैं कि आपकी मॉर्निंग्स अच्छी अगर हो रही हैं तो फिर आपका दिन भी बहुत अच्छा गुजरे। और मेरे ख्याल में आप जो है मुल्तान वालों के वाकई अच्छी गुजर रहे होंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि PSL का मैच स्टार्ट हो गया है मुल्तान में। और मुल्तान और साउथ तो वैसे ही बहुत प्यार करता है क्रिकेट से, इस खेल से बहुत प्यार करता है। जब भी मैचेस ये होते हैं PSL के मुल्तान में तो बहुत क्राउड होता है और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं लोग क्रिकेट से और देखने भी जाते हैं। जो लोग घर भी देख रहे होते हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं, सामने पॉपकॉर्न्स रखे होते हैं और मैच देख रहे होते हैं। तो अब तो ये है कि गर्मी बहुत है, लेकिन मैच क्योंकि पहला मैच हुआ, वो मैच जो था वो रात में 8 बजे के बाद शुरू हुआ। और इसी के साथ साथ मौसम भी क्योंकि रात को अच्छा हो जाता है तो वो गर्मी की इतनी शिद्दत नहीं रही, तो बहुत सारे लोग स्टेडियम भी जाके मैच देखते हैं। मैच की क्या सूरत हाल है वहाँ पर, सिक्योरिटी के क्या क्या इंतजामात किए गए हैं, कितने लोग, कितना क्राउड था वहाँ पर, इस पर आज हम बात करेंगे। और आगे कितने मैचेस हैं, कितने दिन में होने हैं, कितने रात में होने हैं, ताकि लोगों को शेड्यूल वैसे तो शेयर कर दिया गया होगा। हम आज इस प्लेटफॉर्म से भी आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे ताकि आप जाएं और मैच देख के आएँ। इसी के हवाले से हमें जिन मेहमानों ने ज्वाइन किया उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है हमारी रिपोर्टर शकील सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और इसी के साथ साथ तशरीफ़ फरमा है मोहम्मद गजाफी, जो कि ट्रैफिक पुलिस ऑफिशियल PSL। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज गुफ्तगू में आपसे जानेंगे कि क्या इंतजामात किए गए हैं सिक्योरिटी के। शकील, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। PSL का मैच शुरू हो चुके हैं, पहला मैच खेला गया, कैसा रहा, क्या तफसीलात हैं, शहरियों का रद्द-ए-अमल क्या देखा आपने? जी अनम, ये जो मौजू आपने हमारे शो के आगाज़ में ही लिया है, ये इस वक्त मुल्तान का हम हॉट इशू नहीं, हम हॉट टॉप स्टोरी कह सकते हैं। अच्छा, ये हॉट इश्यूज़ में भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि जब कोई भी ऐसा कोई एक इवेंट होता है मुल्तान में तो शहरी सब जिन लोगों का मैच के साथ कोई लिंक नहीं होता, नहीं देखते, उनके माइंड में एक ही चीज़ आती है, ट्रैफिक इश्यूज़। मतलब अब हमें रूट्स बंद मिलेंगे, तो सर उस पर बेहतर रोशनी डालेंगे कौन कौन से रूट्स बंद किए जाते हैं और कब बंद किए जाते हैं। खैर, मैं बात करूँगा कि शहरी इसको एंजॉय कैसे करें। देखें, मुल्तान जो है ना वो क्रिकेट का दिल कहा जाता है इसे, और इस वक्त इस दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हैं, क्योंकि PSL 10 के मैचेस यहाँ पे हो रहे हैं। कल पहला मैच था मुल्तान में और बहुत क्राउड आया मुल्तान में। मुल्तान में हमेशा ऐसा होता है, जब भी मुल्तान में कोई मैच होता है ना, वो इंटरनेशनल हो, हमारा डोमेस्टिक हो, तो क्राउड वाकई बहुत ज़्यादा आता है। क्योंकि क्राउड ये सिर्फ मुल्तान शहर से नहीं आता, हमारे इर्द गिर्द के शहरों से भी क्राउड आ रहा होता है। हम चूँकि स्टेडियम में मौजूद होते हैं, हम मैच शुरू होने से पहले से लेकर मैच ख़त्म होने तक हम स्टेडियम में मौजूद होते हैं। लोग आ रहे होते हैं, हमसे बात कर रहे होते हैं, हम चीज़ें देख रहे होते हैं। मुख्तलिफ़ शहरों से लोग आए होते हैं, फैमिलीज़ के साथ आए होते हैं, दोस्तों के साथ आए होते हैं, अकेले आए होते हैं मैच एंजॉय करने के लिए। तो यहाँ से अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है साउथ पंजाब जो है वो क्रिकेट से मोहब्बत तो करता है। अब ये एक है कि आप क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, कुछ इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, कुछ अपने फेवरेट प्लेयर को सपोर्ट करने के लिए आते हैं, कुछ अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आते हैं। अब चूँकि मुल्तान सुल्तान हमारा होम ग्राउंड है, यहाँ पे हमारी होम टीम है, और बदकिस्मती ये थी कि इन्होंने PSL 10 के पहले 3 मैचेस हारे मुल्तान सुल्तान ने, तो बड़ी मायूसी भी चल रही थी। और कल का मैच बड़ा दिलचस्प था कि वो होम ग्राउंड पर आ रहे हैं, क्राउड होगा उनको सपोर्ट करने के लिए, एक अच्छा मोमेंटम बन जाता है जब क्राउड आपको सपोर्ट कर रहा होता है, पूरा स्टेडियम भरा हुआ हो, हज़ारों लोग बैठे हों और सबकी नज़रें आप पर हों, सबके नारे आपके लिए हों, तो एक अच्छी मोटिवेशन प्लेयर में पैदा होती है। मैच तो जीतना ही था। हाँ, मैच इन्होंने कल जीता, लाहौर को 33 रन से शिकस्त दी। और जब इन्होंने मैच लाहौर को हराया तो मुल्तान स्टेडियम तो गूंज उठा था नारों से, और लग भी रहा था कि ये जीत जाएंगे, क्योंकि शुरू में ही जैसे वो खेल रहे थे और जैसे उनको इनके बॉलर्स ने उनको जकड़ा, ठीक है, उनकी विकेट्स ली। होम ग्राउंड का भी तो एज होता है ना आपको। हाँ, हमने ना एक स्लोगन बना दिया कि मुल्तान सुल्तान को होम ग्राउंड रास आ गया, जिस तरह ये खेल रहे थे। लेकिन जो आज का टाकरा है ये थोड़ा इम्तिहान होगा इनका। क्या आज इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ इनका टाकरा है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड के हम दोनों का कंपैरिजन देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 4 मैचेस खेले और चारों जीते हुए हैं। ओके, जबरदस्त, तगड़ी टीम है।
मोमेंटम उनका अच्छा बना हुआ है। टेबल पॉइंट्स में उनके 8 पॉइंट्स हैं, जबकि मुल्तान के भी 2 हैं। एक फ़र्क बड़ा है। मुल्तान यहाँ प्रेशर हो सकता है, तो आज प्रेशर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ना एक चीज़ ये भी देखने की है कि इस्लामाबाद कल रात ही मुल्तान पहुंची है। उन्होंने अभी स्टेडियम नहीं देखा, स्टेडियम पर कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं किया, वो डायरेक्ट यहाँ से आए हैं। जबकि मुल्तान सुल्तान कल खेल भी चुका है, पहले प्रैक्टिस सेशन भी कर चुका है, तो इनको थोड़ा अंदाज़ा है स्टेडियम में खेलने का, और फिर क्राउड भी ऑफ कोर्स इनके साथ है। तो हो सकता है कि ये जो इनकी ताकत बन जाए, ये चीज़ें होम ग्राउंड क्राउड इनकी ताकत बन जाए और ये इस्लामाबाद से जीत जाएं। क्योंकि जब PSL पिछला गुजरा 9 उसमें भी मुल्तान सुल्तान ने होम ग्राउंड पर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस दफ़ा भी अच्छा परफॉर्म करें। और रही आपके क्राउड की बात, कल मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम 70% भरा हुआ था क्राउड से। पिछली दफ़ा हाउसफुल भी हो गया था कई दफ़ा, 5 के समथिंग मैचेस थे और हाउसफुल भी हुआ। अभी तो पहला मैच था, आगे 70% आवाम। आप देखें हमारा मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, और 70% भरना। जब कल सिकंदर रजा लाहौर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, हमने उनसे सवाल किया कि आप क्राउड के हवाले से क्या कहेंगे, तो उन्होंने बड़ा गर्मजोशी से जवाब दिया था कि मुल्तान में हमेशा बहुत अच्छा क्राउड मिलता है, और मेरा ख्याल है लोगों को आना भी चाहिए। PSL एक बड़ी इंटरटेनमेंट है, इवेंट्स होते ही कौन से हैं, या तो PSL हो जाता है, बड़े टाइम बाद मुल्तान में इवेंट्स ऐसे स्टार्ट हुए हैं, और अगर हो रहे हैं तो लोगों का रिस्पॉन्स हमें अच्छा ही मिलता है। अब यहाँ रिस्पॉन्स मैटर करते हैं टिकट्स की कीमतों पर, टिकट्स, क्योंकि PSL की टिकट्स महंगी होती हैं। हाँ, आप मुझे ये बताएं, रोशनी डालें जरा इस पे कि तो कौन सी हमारे जो 4 इनक्लोयर्स हैं उनकी टिकट्स, 4 में से 2 की टिकट्स जो हैं वो 650। अच्छा, बाकी 2 इनक्लोयर उसमें हैं 1250 और 1250। ये वो 4 इनक्लोयर्स हैं जिसमें आपको टेंट वाली सीट मिलती है। अच्छा, ठीक है, वो जो शादियों पे लगी होती हैं। ओके। ठीक है, और जो बाकी 4 इनक्लोयर्स हैं वो दूसरी प्लास्टिक वाली चेयर्स हैं जो फिक्स होती हैं वहाँ पे। ठीक है, खैर माहौल आपको बैठने का अच्छा मिलता है, लेकिन मैं थोड़ा फर्क समझा रहा हूँ तमाम इनक्लोयर्स का। अब जो सबसे महंगी टिकट कितने की है? हाँ, ये भी आपको बताता हूँ। जो इंजमाम उल हक इनक्लोयर है ना, वो है VVIP हॉस्पिटलिटी, सबसे महंगा, वो 6500 की टिकट है। अच्छा। लेकिन वो मिलती नहीं है। हाँ। आप अगर उसको वेबसाइट पर खरीदने जाएंगे, वो लिखा हुआ आएगा सोल्ड आउट। हाँ। ठीक है, वो मिलती नहीं है, वो ऑफिशियल से मिलती है। कल हमारे हाथे भी 2 हॉस्पिटलिटी टिकट चढ़ी थी। ठीक है, मतलब मिल जाती है ऑफिशियल्स को, लेकिन खरीदने में मुश्किल होती है। ठीक है, फिर वकार यूनिस इनक्लोयर है, उसमें हॉस्पिटलिटी टिकट, उसमें खाना वगैरह होता है, अच्छा प्रोटोकॉल्स होते हैं वहाँ पे, और अच्छे पंखे लगे होते हैं, ठंडी हवा मिलती है आपको, और थोड़ा आप बाकी इनक्लोयर से आप थोड़ा ऊंचे बैठे होते हैं। हाँ। ठीक है, तो आपको प्लेयर थोड़ा ज़्यादा बेहतर नजर आ रहा है। थोड़ा इनक्लोयर आपका आगे की तरफ होता है स्टेडियम का। जो बाकी इनक्लोयर हैं वो ग्राउंड लेवल पे होते हैं, और वो थोड़ा दूर भी होते हैं। अब जितना तो वकार यूनिस की क्या टिकट है? ये भी इतने की है। ओके, ठीक है, और जो बाकी इनक्लोयर है ना, आपने पूछा कि कौन सा इनक्लोयर बेहतर है, लोग हमसे सवाल करते हैं कि सर मैं कौन से इनक्लोयर के कौन से गेट की टिकट लूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि एंजॉय आपने करना है, आप जिस भी इनक्लोयर में बैठ जाएं, जहाँ भी बैठो आपने मैच देखने, अपनी कंपनी और मैच को एंजॉय करना है। गोल है। ठीक, हर जगह से वो सेम डिस्टेंस है। आप एक इनक्लोयर में बैठे हैं ना, आपको लगेगा अगर मैं वहां जाके बैठ जाऊँ ना तो शायद मुझे अच्छा नजर आएगा, लेकिन वहाँ वाले ये सोच रहे हैं कि यहाँ वाले, जब आप यहाँ से चल के उस इनक्लोयर में जाएंगी तो आपको लगेगा कि ये कोई फर्क तो मुझे नजर नहीं आ रहा। तो सर्कल है, ठीक है, हर तरह से घूम के देख चुके हैं ना। हाँ, कल वाकई कल मैं घूमा हूँ। कल हम वकार यूनिस एक साइड पे है, इंजमाम दूसरी साइड पे है। हम वकार से इंजमाम गए, तो जब हम इंजमाम में गए तो मैं अपने दोस्त जुहेब को कह रहा था, मैंने कहा यार इतना तुमने मुझे सफर करवाया, यहाँ आके भी मुझे वही नजर आ रहा है जो वहाँ नजर आ रहा था। स्टेडियम गोल है ना, अब ये देखें कि वो हर चीज ये एंगल भी और ये एंगल भी सेम है। लेकिन यहाँ पे ना एक मैं फैमिलीज को ये मैसेज देना चाहूंगा, अगर आप फैमिली के साथ मैच देखने की प्लानिंग कर रहे हैं, थोड़े पैसे लगा के आप जो फिक्स चेयर्स वाले हैं ना इनक्लोयर्स, वहाँ जाएं। वो थोड़े महंगे हैं, 2000 तक हैं, लेकिन वहाँ ना आपको वो लड़कों के वो ग्रुप्स नहीं मिलते जो तंग कर रहे होते हैं। ठीक है, वहाँ आप थोड़ा इजी बैठते हैं, खुला बैठते हैं, लोग कम होते हैं, तो आप इजी होकर अपना मैच देखते हैं, पिक्चर्स बना सकते हैं, आप खाना भी खा रहे होते हैं, आप इधर उधर घूम फिर रहे होते हैं। लेकिन जो दूसरे इनक्लोयर मैंने आपको 4 शुरू वाले बताए हैं ना, जनरल इनक्लोयर, वहाँ ना आपको हर बंदा मिलेगा 650 से 1250। हाँ, वहाँ आपको थोड़ी मुश्किल होगी। अगर आप फैमिली के साथ हैं, वहाँ बैठने में आपको थोड़ी मुश्किल होगी। और जब कोई मैच जीता है, लोग चेयर्स के वो कपड़े उतार के फेंक देते हैं, चेयर उल्टी सीधी कर देते हैं, तो आपको एक दफा लगता है कि मैं चिड़िया घर में आया बैठा हूँ। तो इस तरह की सिचुएशन वहाँ क्रिएट हो जाती है। खैर, अब ये तफरी का मौका है, तो लोग हर किसी का एंजॉय करने का तरीका अपना होता है। कोई वहाँ नाच रहा है, कोई वहाँ शोर मचा रहा है, कोई पिक्चर्स बना रहा है, कोई खाना भी खा रहा है।
तो एक अच्छा माहौल वहाँ क्रिएट हुआ होता है। तो आप ज़रूर जाएं, PSL अच्छा ब्रांड है हमारा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है हमें एंटरटेनमेंट की आज की इस परेशानी के महंगाई के दौर में। मोहम्मद कज़ाफ़ी साहब को शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। सर, हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग जब मैच देखने के लिए बारे में सोचते हैं तो वो यही कहते हैं कि मैच देखने जाएंगे तो बहुत इश्यूज़ होते हैं उनके सिक्योरिटी के, तो इस दफ़ा PSL 10 में सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? सेम जिस तरह से PSL 9 के अंदर था एक ही शेड्यूल अपनाया ताकि लोग यूज टू हो जाए। इसके हवाले से सबसे पहले जिस तरह से है उस तरह से रोड के हवाले से हम लोगों ने जो शहर का एरिया उसको जो है वो ख़त्म किया है, बल्कि डायरेक्टली तौर पे वो शहर से बाहर लेके गए हैं ताकि जो शहर की आबादी है, बच्चों ने जाना आना, बहुत सारे और मामला उन तमाम से जो है ना बचा जा सके। शहर की सराउंडिंग एरिया है जिसमें जो है NLC बाईपास हो गया, उसके बाद वो डेढ़ चौक हो गया, सहू चौक हो गया, मत्तीतल रोड हो गया, इन एरिया से गुजरते हुए टीम जो जाती है वो जाती है स्टेडियम की तरफ। तो स्पेशली ये जो है मत्तीतल रोड, डेढ़ चौक, सहू चौक, NLC, उसके बाद सोनी धरती, उसके बाद जो है ना आ जाता है हमारा बाबर चौक और उसके बाद स्टेडियम। इस तरफ जो भी ट्रैफिक जाए आए वो मतलब थोड़ा सा पहले से नॉलेज ले ले कि मैच किस टाइम है, टाइमिंग क्या है, और उसके बाद ट्रैफिक वाले से नॉलेज ले ले के मूवमेंट्स वगैरह, क्योंकि लाजमी है जब इनमें गुजरना है तो रूट्स तो बंद होंगे ना उस साइड से। हाँ, उस टाइम बिल्कुल जो है ना हमें जीरो क्लियरेंस देनी होती है, सिक्योरिटी के मामला और बाकी तमाम चीज़ें, क्योंकि ये बैन अल-अक़वामी हमारे पास प्लेयर्स होते हैं और ये इंटरनेशनली मामला होते हैं, जिसकी वजह से आपको पता है बड़े अरसे तक जो है ना हमारे यहाँ ट्रैफिक इसमें नहीं खेली गई, क्रिकेट नहीं खेली गई। तो जिस वजह से इन तमाम चीज़ों को हम पूरी तरह से एक सेंस के साथ लेते हैं कि खुदा न खास्ता किसी किस्म को मिसहैप ना हो जाए। तो उस सिलसिले में हम आवाम से भी उसी तरह की तवक्को चाह रहे होते हैं कि वो पूरी तरह से हमारे साथ ताउन करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तमाम जो है ना अब यूज़ टू हो गए हैं, किसी किस्म का कोई हर्डर, किसी किस्म के मामला जो है ना वो अब पेश नहीं आते। स्पेशली पहले इस तरह से होता था कि स्कूल का टाइम, बच्चों का टाइम, और वो जो है ना बस ज़िद हो जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुल्तान की अवाम स्पेशली जो है ना इस मामलात में बड़ी कोऑपरेटिव है। जब उन्हें समझा दिया जाता है सारे मामलात के हवाले से तो हम ताउन भी करते हैं। इक्का दुक्का तो हर मामलात में होते हैं, कहीं जाके वो थोड़ा सा सराउंडिंग में आके नहीं जी ये बात है, फलां बात है, इसके हवाले से। बाकी अदरवाइज़ क्योंकि थ्रू आउट जिस तरह से भाई ने बताया शकील साहब ने कि मुल्तान के सिर्फ लोग ही नहीं आते, मुल्तान के लोग नहीं आते, शहर के लोग नहीं आते, बाहर की सराउंडिंग के आबादी जो है बिहाड़ी, मेलसी, इस तरह से जो है ना भावलपुर, प्रीमियर खान, DG खान, मुजफ्फरगढ़, इस तमाम सराउंडिंग से, क्योंकि स्टेडियम उस तरफ नहीं है, वहाँ से जो है ना बहुत ज़्यादा तादाद में जो है ना गाड़ियाँ भी आती हैं और उसके बाद जो है ना लोग भी वहाँ से आते हैं और इन्जॉयमेंट को इंजॉय होता है, जब साथ के साथ खाना होता है, कोई मामला होते हैं, साथ के साथ क्रिकेट को भी जो है ना इंजॉय करता है। तो बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर वो बन जाता है सारे मामला के हवाले से। हम लोगों ने रूट प्लान पहले से तय किया हुआ है, वो सारा का सारा समझाया भी हुआ है और मुख्तलिफ जगहों पे, चौकों पे, चौराहों पे वो हम लोगों ने मैप के ज़रिए से बताया भी हुआ है। और उसके बाद बिलफर्ज किसी को नहीं इल्म होता तो वो आके ट्रैफिक वाले से थोड़ा सा कंसर्न करते हैं, वो उसे बता देता है कि भाईजान आपने इस तरफ से जाना है, इस तरफ से जाके अपनी गाड़ी पार्क करनी है, वीडा में बैठना है और सीधा सीधा जो है ना अपने स्टेडियम की तरफ चले जाना। ठीक है, पार्किंग से स्टेडियम जाते हुए वीडा आपको मिलेगी, वीडा आपको वहाँ से वहाँ तक पहुँचाएगी? जी जी बिल्कुल ऐसे ही। ओके, तो वीडा की क्या चार्जेस हैं? कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट है, वो जनाब गवर्नमेंट की तरफ से। तो बहुत रश होता होगा वहाँ पे? नहीं, रश की सूरत हाल देखें, कहीं भी कोई चीज़ हो ना कंडीशनली तो कुछ तो फर्क पड़ता है। 1000 तादाद स्कूल की हो, एकदम से निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे पूरे का पूरा जो है ना दुनिया यहाँ पे इकट्ठी हो गई है, ऐसा नहीं होता। लेकिन यह है कि रूटीन में क्योंकि हम लोग एकदम से, क्योंकि जितने वीडा हैं उसके अलावा भी हम लोगों ने गाड़ियाँ वहाँ पे हायर की हुई हैं स्पेशली इसलिए कि एकदम से जैसे रश बाहर निकलता है ना जाते हुए, रश उस वक्त बहुत ज्यादा हो जाता होगा। कल पहला मैच हुआ, कोई मिसहैप देखने को मिला? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा भी उम्मीद है इसी तरह से, क्योंकि हम लोगों ने पहले से प्लान तय कर रखा होता है। जितने लोग बाहर निकल रहे होते हैं उतनी गाड़ियाँ वहाँ पे मौजूद होती हैं, वहीं से लेके वो चली जाती हैं दोबारा उनके जहाँ पे पार्किंग एरिया होता है वहाँ तक पहुँचते हैं। उसके बाद जो है ना वो सारा सिलसिला जो है ना अपने अपने घरों को चले जाते हैं। रूट प्लान पहले से दिया होता है और उसी तरह से जिस तरह से वो आए होते हैं उसी तरह से वो लोग वापस कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। एक सवाल अक्सर लोगों का रहता है, हम भी फंस जाते हैं, लोगों का ये गिला रहता है कि रूट जल्दी लगा देते हैं, मतलब टीम रोमांजा से निकलनी है तो रूट जल्दी लगा, मतलब एक एक घंटा लोग खड़े रहते हैं। यही चीज मैं अभी पूछने वाली थी आपसे कि कितनी देर तक रूट बंद रहता है? टीम ने अगर आना है वहां से तो उसे कोई 5-10 मिनट पहले आप उसको बंद करें मैच है और गुजर जाए तो फौरन उसको खोल दें। हार्डली इतना होता है। असल में बात ये होती है कि एट दी एंड सब्र का पैमाना तो हम लोगों को रखना ही पड़ता है। सिक्योरिटी मामला जितनी रिक्वायर्ड करते हैं उस हिसाब से उस तमाम चीज़ों को मैनेज किया जाता है ना। लाजमी तौर पे नहीं होता कि हम लोग एक चीज़ को देख रहे होते हैं, सब चीज़ों को एक करके मैनेज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा अहम है
उस हिसाब से जो है ना उसको मैनेज कर लेते हैं। बाकी ये नहीं है कि हम लोग पहले 1 घंटा बंद कर देते हैं उसके बाद ट्रैफिक चलती है, सच ऐसा नहीं है। जो कंडीशनली के तौर पे होता है उस हिसाब से तकरीबन हार्डली इतना टाइम ही लगता है जितना आप बता रहे हैं, 5 से 7 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा इसके हवाले से, क्योंकि जो दरमियान में ट्रैफिक होती है ना, अब एक स्लो मूविंग जैसे चला है बाबर चौक से और उसने जाना है NLC की तरफ, तो हम लोगों को टर्न कराते कराते भी 4-5 मिनट 10 मिनट लग जाते हैं लास्ट टाइम ना। तो इस सेंस में जो है ना वो 5-4 मिनट जो है ना एक्स्ट्रा लग जाते हैं, मतलब 5-10 मिनट के लिए बंद होता है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक आपकी खुशियाँ भी हम सेलिब्रेट करते हैं, जिन लोगों की बर्थडेज होती हैं उनको हम विश भी करते हैं। बहुत से लोग हमें कॉल्स करके अपनी बर्थडेज भी विश कराते हैं। अगर आप लोग भी अपनी बर्थडेज चाहते हैं कि आपको विश किया जाए तो आप हमारे नंबर पर जो स्क्रीन पर चल रहा है इस पर कॉल करके आप अपनी बर्थडेज बता सकते हैं, हम उनको विश भी करेंगे। इसी के साथ साथ आपको बताएं कि हमारा आरिफ हैं जिनकी आज बर्थडे है, हमारे एसोसिएट प्रोड्यूसर है हमजा हसन, उनकी छोटी बहन है, आज उनकी बर्थडे है। हम उनको उनकी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू हमारा, आप छोटी हैं और हम दुआ करते हैं कि आपके सारी विशेस पूरी हों। इसी के साथ साथ आप लंबी ज़िंदगी पाएँ। वंस अगेन अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आपको हम बात कर रहे थे PSL के हवाले से कि सिक्योरिटी के क्या इंतज़ामात हैं और लोग जो वहाँ पर जाना चाहते हैं उनको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कज़ाफ़ी साहब, बहुत सारे लोग स्टेडियम जाना चाहते हैं और जैसे कि शकील ने बताया कि 70% वहाँ पे सीट्स जो थी वो फिल थी। तो इस हवाले से आपने बताया कि सिक्योरिटी के अच्छे इंतज़ामात हैं वहाँ पर, कोई ऐसा मिसहैप तो आपने नहीं देखा। तो पार्किंग कितनी दूर है स्टेडियम से? हार्डली 2 से 2.5 किलोमीटर है, जिसके हवाले से तकरीबन जो हम लोगों ने किया हुआ है इसका इंतजाम कि वो वीडा से जाते हैं और वीडा से वापस आते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अपनी गाड़ी पे स्टेडियम तक नहीं जा सकते, आपको वहाँ अलाउ नहीं है, बस पार्किंग तक ही आप पार्किंग तक अलाउड है क्योंकि इतनी पार्किंग कैपेसिटी है नहीं स्टेडियम के तरफ में, एक तो दूसरा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उसकी परमिशन भी नहीं दी जा सकती। इस सिलसिले में यह है कि वो क्योंकि हम लोगों ने इंतजाम फिर बाकायदा किया हुआ है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और तमाम इंतजामी मामलात के हवाले से, तो जितने भी लोग आएंगे वो आएंगे फातिमा जिन्ना कॉलोनी के अंदर। उसके बाद जो है ना वहाँ से वीडा सर्विस जो है ना वो प्रोवाइड करती है, फ्री ऑफ सर्विस है, कोई पैसा नहीं, कोई मामलात नहीं। वहाँ से जो है वो स्टेडियम गेट तक जाते हैं, उसके बाद जो है ना वो जो भी उनका इंक्लूजर होगा उस तरफ जाते हैं और उसके बाद जो है ना सेम उसी तरह से वापस आएंगे फातिमा जिन्ना कॉलोनी में और उसके बाद अपनी गाड़ियों से जो है ना करते हुए वापस। जो बंदा नया स्टेडियम आता है, मैंने ये लोगों में देखा है, लोगों में डर होता है कि अब कभी फातिमा टाउन पार्किंग में गया ही नहीं, ठीक है, वो अपनी बाइक लेके आ रहा है, गाड़ी लेके आ रहा है, तो उसे लगता है कि यार मैं वहाँ खड़ी करूँगा चोरी हो जाएगी या कोई नुकसान पहुँचा देगा, तो वहाँ सिक्योर पार्किंग में मतलब लोगों को कैसे कन्विंस लोगों को होता है ना कि आपकी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, सेफ है हर चीज़, नहीं सेफ है कि वहाँ पे बाकायदा एक हायर किए गए हैं लोग स्पेशली इस सिलसिले में कि किसी किस्म कोई नहीं, और स्टाफ तैनात किया गया है वहाँ पे। एग्जीक्यूटिव के काफ़ी सारे लोग होते हैं, इसी तरह से ट्रैफिक के बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। एक तो उनको सारों को तरतीब से लगवाते हैं, ये एकदम से नहीं, आपको पता है बेहंगम से मामला, एक बंदा पीछे फिर गाड़ी खड़ी कर दे तो वो इस तरह से नहीं होता, ताकि वो जो शख्स आए तो फिर उसको तरतीब से उस गाड़ी को निकाल भी लें। तो इस तरतीब से गाड़ियों को तरतीब भी लगवा दी जाती है, सफ़बंदी जिसे हम कह सकते हैं कि उसी तरह से, तो वो सफ़बंदी भी साथ के साथ करवाई जाती है। जब गाड़ी निकलने का टाइम होता है तो फिर भी परेशानी ताकि ना बने। तो इस सिलसिले में सारा का सारा वो नक्शा हमारे पास होता है, जिस तरह से अगर वो लोग आ रहे हैं बिहाड़ी की तरफ से आ रहे हैं तो वो टर्न लेके बाबर चौक की तरफ से दूसरी साइड पे जाएंगे दुनियापुर रोड से, वहाँ से गेट की तरफ से अंदर होंगे फातिमा जिन्ना कॉलोनी, वहाँ से जो है ना पार्क में लगा के गाड़ी और उसके बाद वीडे पे आ जाएंगे। इसी तरह से जो लोग आते हैं भावलपुर की तरफ से वो भी सेम अपना आएंगे हेड डुमरी की तरफ, वहाँ से जो है ना अंदर की तरफ आ जाएं, अंदर के आके पार्क करें, पार्क करने के बाद जो है ना इस तरफ आ जाएंगे। मतलब वो सारा रूट और इसके बारे से सारी चीजें, मतलब आपकी गाड़ी को स्क्रैचेस, जिन लोगों का डर होता है ना कि गाड़ी को स्क्रैचेस ना लग जाए, तो वो इस तरह का कोई इंतजाम एहलकार मौजूद हैं, वो बता रहे हैं। तो मेरे ख्याल है, और जो सवाल आपने किया ना कि स्टेडियम के अंदर पार्किंग, स्टेडियम के अंदर डायरेक्ट आप जा सकते नहीं जा सकते, सर ने कहा कि कैपेसिटी नहीं है। 2 स्टिकर जारी किए जाते हैं, एक ग्रीन पार्किंग का, एक रेड पार्किंग का। जो ग्रीन स्टिकर दिया जाता है वो स्टेडियम के बाहर, आप स्टेडियम के सामने पार्क कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे अलाउ होता है, और ग्रीन स्टिकर के ज़रिए आप प्रोटोकॉल से गुजर के स्टेडियम के बाहर तक जा सकते हैं। ये मीडिया वालों को अक्सर जारी किया जाता है कि आप मीडिया वाले स्टेडियम के सामने जगह जो मिल है वहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं।
फिर होता है रेड स्टिकर। रेड स्टिकर जारी दिया जाता है ऑफिशियल्स को कि वो स्टेडियम के अंदर जा सकते हैं। ओके। वो रेड स्टिकर गाड़ी पर लगा होता है और वो स्टेडियम के अंदर गाड़ी पार्क कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा नहीं होते क्योंकि अंदर स्टेडियम में ऑलरेडी प्रोटोकॉल्स लगे होते हैं, बैरियर्स लगे होते हैं, सिक्योरिटी हाई ज़्यादा होती है वहाँ पे। तो कुछ रेड पार्किंग वाले अंदर चले जाते हैं गाड़ियों पे, जो ग्रीन वाले हैं वो सामने चले जाते हैं जाके, बाकी इसके अलावा जो कोई आ रहा है उसको फिर अलाउ नहीं होता। तो ये बड़े अच्छे इन्होंने मीटर्स बनाए हुए हैं लोगों के वहाँ एंट्रेंस के। तो स्टेडियम में भी कोई हमें बदनज़मी देखने को नहीं मिलती, स्टेडियम के बाहर भी कोई बदनज़मी देखने, इवन कि हमारे ग्रीन पार्किंग वाले हैं, हम जैसी गाड़ी लेके जाते हैं, हमारी रोड पे गाड़ी होती है और ट्रैफिक वाले हमारे पास आ जाते हैं कि सर रोड से हटा लें, आपकी पार्किंग की वो जगह है, हम फिर वहाँ गाड़ी ले जाते हैं और स्टिकर ना हो तो गाड़ी वहाँ खड़ी नहीं होने दी जाती। ये सिक्योरिटी के मामले में ये हम खुद मीडिया वाले भी कहते हैं, हमारे साथ भी समटाइम्स सख्ती करते हैं पुलिस वाले, वहाँ मामला ही ऐसे होते हैं कोई चीज़ इधर उधर कर ही नहीं सकते। तो वहाँ स्टेडियम के अंदर और स्टेडियम के बाहर किसी किस्म की हमें कोई ऐसे कोई बदनज़मी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ वही जा रहा है जो स्टिकर वाला है और जो स्टिकर वाला है उसको फौरी वो वहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को मिल भी जाते हैं स्टिकर्स रेड ग्रीन, वो फिर डायरेक्ट स्टेडियम पर भी अप्रोच कर लेते हैं। अब हमें 2 मिले थे, हम एक यूज़ कर रहे हैं, दूसरा कोई भी अगर जाना चाहता है हाँ, तो ये बैठ के अगर जाना चाहे तो मुझसे स्टिकर ले सकता है। ये ऑन एयर बोल दिया शकील ने, जिसको चाहिए वो शकील से ले सकता है। ग्रीन स्टिकर है ना आपके पास? ओके हो गया। और इसी के साथ सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्टेडियम में जाते हुए चेकिंग की क्या सूरत हाल है, किस तरह सख्त चेकिंग करके आपको अंदर भेजा जाता है, क्या चीज़ें आपको लेके जाने की इजाज़त है, क्या चीज़ें आपको लेके जाने की इजाज़त नहीं है, ताकि जो लोग जाएं, और क्योंकि गाड़ियां दूर पार्क होती हैं, अगर कोई साथ ऐसी चीज़ लेके जा रहा है और उनको अंदर जाने का नहीं परमिशन, तो उन लोगों को फ़ायदा हो। लिक्विड और बाकी तमाम चीज़ों के हवाले से तो ममानियत की गई है उसके हवाले से, और सिक्योरिटी के मामला के हवाले से है शनाख्ती कार्ड आपके पास लाजमी हो, टिकट आपके पास लाजमी हो, उन दोनों को जो है ना वो बाकायदा 2 महकमे मतलब DCS की तरफ से अलहदा चेक किया जाता है, सिक्योरिटी के हवाले से अलहदा चेक किया जाता है, बाकी जो वहाँ पे चेकिंग वाले लोग होते हैं वो अलहदा चेक करते हैं। उसके हवाले से पैरामीटर ये है कि जिस तरह से शकील साहब अभी बता रहे हैं कि मेन गेट जो है ना वहाँ से एंट्री के लिए हमारे अलहदा बूथ लगे हुए हैं, एक स्पेसिफिक एरिया है, उसी शख्स से वहाँ से आएगा, पहले फर्स्ट टर्न पे चेक करेगा, फिर सेकंड पे आके जो है चेक होगा, उसके बाद जब गेट की तरफ आएगा उस इंक्लूजर के गेट पर फिर वो जो है ना फ्रंट पे अलहदा चेक होगा और एंड पे जो है ना अलहदा चेक होगा। और उसके वाले से भी 2 हैं कि आपको टिकट चेक करने वाला अलहदा शख्स है, वो तस्दीक करेगा कि आया उसने टिकट वही ली हुई है या नहीं ली हुई, उसी के नाम पे है, बाकी तमाम चीज़ें जो भी मतलब पैरामीटर्स होता है उनका वो चेक करने के बाद फिर जो है ना एंट्री होती है। तो सिक्योरिटी के बड़े सख्त मामला आपको पता है, क्योंकि ये इंटरनेशनली और बैनुल अक़वामी मामला होते हैं, इनमें हमें संजीदगी जो है वो दिखानी पड़ती है, तो उसके बाद जो है ना जाया जाता है। बाकी सामान वगैरह के वाले से कोई ना खुदा ना खासा कोई चीज़ फेंक ना दे या इस तरह की कोई हुल्लड़बाजी या कोई इस तरह की परेशानी जो है ना वो इंटरनेशनली ना बन जाए कि एक छोटी सी मजाक के लिए ना हम दुनिया में जो है ना एक मुअम्मा सा बन जाए या मजाक के तौर पे बन जाए। उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आम तौर पे शायद समझते हैं यार ये हमारे लिए जो है एक नया इन लोगों ने एक क्राइटेरिया बना दी है कि हमें हर चीज़ पे पाबंदी लगा दी है। वो पाबंदी नहीं होती, बेसिकली वो चीज़ को राइट करने के लिए, निज़ाम को दुरुस्त रखने के लिए जो है ना वो ज़रूरी होता है। उन पैरामीटर्स को जो है अपनाना जो है ना वो ज़रूरी होता है, जिस वजह से अपनाया जाता है। इस तरह से कोई लिक्विड चीज़ ना लेके जाए, जब वो बोतल है सपोज दैट वो लोहे की है या उसोर इसकी है किसी भी सिलसिले में है तो वो लेके जाने की इजाज़त नहीं होती। इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना वो ममानत की जाती है इसके हवाले से। गेट पर बड़े मज़े के सीन होते हैं, आपने जो जितनी चीज़ों के नाम लिए ना, हम वहाँ देखते हैं वहाँ ढेर लगा पड़ा होता है। पुलिस हैंड फ्री पड़ी है, किसी की कंघी पड़ी है, किसी को खाने पीने का सामान पड़ा है, लोग बड़ा नुकसान करवा के जाते हैं अपना। मैं पिछले साल वही ना कि जिन लोगों को नहीं पता वो तो चीज़ें ले जाते हैं। तो फिर आज का प्रोग्राम करने का मकसद भी यही था, क्योंकि मैचेस स्टार्ट हो गए हैं तो तमाम लोग देखें कि साथ क्या चीज़ें लेके जानी है और किन चीज़ों को आपने नहीं लेके जाना। वहाँ पुलिस वालों के पास हम मीडिया वाले हैं तो हमें फिर भी जाने देते हैं, क्योंकि इन्हें पता है हमने रिपोर्ट करना है। अच्छा शकील, कल तुम गए, तुमने सबसे अजीब चीज क्या देखी वहाँ ढेर में पड़े हुए? ढेर में पड़े हुए मैंने ज्यादातर लोगों की खाने पीने की चीजें देखी हैं। लोग ये समझते हैं कि जिस तरह हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो अम्मी ने ये भी दे दिया वो भी दे दिया, सारा कुछ वहीं ले जाते हैं। हाँ। तो जब वहाँ ये ज्यादातर ना लड़कियां चीजें लेके आती हैं खाने पीने की, जो मैंने वहाँ पे मेकअप भी निकाल लेते हैं। ये भी देखे देखे ना, वो ये एक ऐसी चीजें हैं जो वहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ नहीं जा सकती। आप वहाँ मेरे ख्याल में मोबाइल अलाउ करते हैं, वो भी जाने देते हैं। अब कभी कभी कोई हैंड फ्री और कंघी ले जाता है और अक्सर रोक लेते हैं, ठीक है, और ये सख्ती से इसकी चीज़ सर बता रहे हैं कि मना होता है। लेकिन जब हम गेट पे जाके देखते हैं तो वहाँ एक ढेर पड़ा होता है और वहाँ ये कहा जाता है कि आप वापसी भी आके ले जाइएगा।
वापसी जब में वो कौन वापस आए, आते कौन हैं, वहां पे मिले चीजें जब वो वापस आते हैं कुछ नहीं होता, कुछ होता ही नहीं है। लोग बड़ा नुकसान करवा के जाते हैं अपना। और ये उन तमाम लोगों के लिए मैसेज है कि जो लड़कियां या खवातीन मैच देखने जा रही हैं, उनके अगर बैग में कोई मेकअप का सामान है तो वो निकाल के लोग जाएं, झंडे कोई भी लेके कंघी आते वगैरह हैं। कोई एंट्री है हाँ, तो फ्लैग वो सारी मुख्तलिफ। चीजें निकाल के जाएं, क्योंकि वहां हम लोगों ने निकाल लेनी है और वो वेस्ट हो जानी है। बेहतर ये है कि घर छोड़ के जाएं और जो काम की चीजें हैं जो सर ने बताई हैं वही साथ लेके जाएं, तो आप आसानी से आराम से जाके मैच देख सकते हैं। शकील, हमने देखा कि बहाउद्दीन ज़िक्रा यूनिवर्सिटी में जॉब फेयर करवाया गया, उसका करवाने का मकसद क्या था, कितने स्टूडेंट्स आए और कितना फ़ायदा हुआ उन्हें, क्या उन्हें जॉब्स मिल गई? हाँ, ये जॉब्स मिल गई। जॉब फेयर के नाम से यही लगता है कि इसे हम कहेंगे रोजगार मेला। अगर हम जॉब्स लेने जा रहे हैं। हाँ, अगर हम उर्दू में कहें तो रोजगार मेला, मतलब वहाँ रोजगार दिया जा रहा है। खैर, ये बहुत बहुत अच्छी एक्टिविटी थी BCU की जानब से। ताल आपने भी शायद विजिट किया होगा, जॉब फेयर सजाया गया। आपको बताता चलूँ कि वहाँ कोई 70 से ज़ायद कंपनियाँ आई हुई थी। मैं वहाँ ना जब पहुँचा, मैं स्टूडेंट से बात कर रहा था वहाँ। अच्छा, मैंने वहाँ ज़्यादा जूनियर्स को देखा उस जॉब फेयर में। जो मैंने फील किया, हम रिपोर्टर्स हैं, हम चीज़ों को ज़्यादा वहाँ पे गहराई से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो मैं ये चेक कर रहा था कि यहाँ स्टूडेंट कौन से लेवल का आया है। अमीर आया हुआ है, मिडिल क्लास आया हुआ है, गरीब आया हुआ है, यहाँ जूनियर है, दरमियाने सेमेस्टर के चल रहा है, या सीनियर आया हुआ है। वहाँ मुझे एक तो मिडिल क्लास सबका नज़र आया क्योंकि उन्हें जॉब चाहिए थी। दूसरा, वहाँ पे मुझे जूनियर्स नज़र आए, क्योंकि सीनियर मैं समझता हूँ कि सीनियर्स को लगता है कि अब तो भाई डिग्री हो गई, अब तो हमें आगे यहाँ जाना है, ये नहीं करना। जूनियर तलाश में होता है, उसकी एक नई मोटिवेशन होती है कि मैंने पढ़ना है, मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ में ये करना है। तो जूनियर वहाँ पे ज़्यादा जॉब की तलाश में आए हुए थे। लेकिन जब हमने स्टूडेंट से बात की तो स्टूडेंट्स का रिस्पांस इतना पॉजिटिव था। वो कह रहे हैं कि हमें जॉब फेयर में आए, हमने यहाँ कंपनीज देखी, तो हमें लगा कि यार मुल्तान पाकिस्तान में भी मार्केट है। मतलब अगर मैं इन्वायरमेंटल साइंस की डिग्री कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जब वहाँ बात की तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल की जॉब देने के लिए लोग बैठे हैं। कोई क्या है, कोई कंप्यूटर की CS कर रहा है तो उसकी जॉब के भी स्टॉल्स लगे हुए हैं। जॉब के स्टॉल्स का मतलब कि कंपनीज आई हुई हैं कि कंपनीज में ये जॉब है। और मुख्तलिफ शोबाजात, मैं समझता हूँ तकरीबन तमाम शोबाजात वहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए थे और कंपनीज आई हुई थी। अब वहाँ आपका सवाल कि जॉब मिली या नहीं, वहाँ जो मेन फोकस था ना यूनिवर्सिटी का, वो ये था कि तलबा अपनी CV जमा करवाएं। अब जब एक लड़का या लड़की, कोई स्टूडेंट अपनी CV जमा करवाएगा, ये उसका लाइफ का पहला स्टेप है। किसी ने पहली दफ़ा CV बनवाई होगी, किसी ने कंपनी के किसी कंसल्टेंट से पहली दफ़ा बात की होगी अपनी जॉब के हवाले से, कुछ ने इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई किया, कुछ ने सिर्फ करियर काउंसलिंग की। करियर काउंसलिंग लेके मतलब अगर एक स्टूडेंट मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ कर रहा है BS में, या पॉलिटिकल साइंस कर रहा है, तो वो स्टॉल में ढूंढेगा कि कहाँ पे मीडिया के हवाले से कोई स्टॉल लगाया हुआ है। वहाँ पे डिजिटल मीडिया के स्टॉल लगे हुए थे, जो लोग अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं। वहाँ एक स्टूडेंट पहुँचता है और पूछता है कि मतलब इंटर्नशिप करनी है या जॉब करनी है। तो स्टूडेंट को जॉब फेयर से बहुत मोटिवेशन मिली है। और मैंने स्टॉल्स पे, मैं सारे स्टॉल्स पे गया, आप यकीन करें इतने इतने पलंदे पड़े थे, स्टूडेंट्स ने CV जमा कराई हुई थी। और मैं सोच रहा था ये इतने स्टूडेंट्स जो हैं अपनी उम्मीदें लेके आए थे कि CV हम यहाँ पे देंगे और हमारी जॉब होगी। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या वाकई जॉब्स मिली होंगी? बहुत ज़्यादा को तो नहीं, लेकिन अगर एक कंपनी ने वहाँ अपना नुमाइंदा भेजा है, उनको अगर जॉब की अपॉर्चुनिटी की इंटर्नी की ज़रूरत होगी, तो ऑफकोर्स CVs को देखेंगे और उनसे किसी बेस्ट इंटर्नी को निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के मौके मिले हैं, जॉब्स का मैं कंफर्म नहीं कह सकता, इंटर्नशिप के मौके मिले हैं। और दूसरी बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होता कि इंटर्नशिप्स के लिए कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, या मैं अपने फील्ड के रिलेटेड कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। तो जॉब फेयर का मकसद यही होता है कि आप जाएं और आपको करियर काउंसलिंग हो, आपको पता चले कि आगे ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज है। अच्छा, इसमें ना सिर्फ BCEDU के स्टूडेंट्स नहीं आए हुए थे, ये ओपन था पूरे साउथ पंजाब के लिए, बाहर से भी लोग आए हुए थे। मैंने इंटरव्यू किया वहाँ पे जो जॉब फेयर जिन्होंने करवाया था, डॉक्टर ताहिर साहब, और वो मैंने अपना स्टेटस लगाया और मैंने फेसबुक पर लगाया। वो स्टेटस लगाने की देर थी, मेरे इतने दोस्तों के रिप्लाईज आ रहे हैं कि यार ये जॉब फेयर कब हो रहा है, ये कब ख़त्म होगा, हमने भी यहाँ आना है। ठीक है, लोगों को पता नहीं था इन चीज़ों का। तो जहाँ एक सिर्फ वहाँ हमने देखा, सिर्फ BCU के नहीं, बाहर के स्टूडेंट भी आए हुए थे, लड़कियों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी वहाँ पे जो अपने CV जमा करवाने, लड़कों की भी ये। लेकिन ये सारे वो थे जो करंटली यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे थे, जिन्हें इंटर्नशिप चाहिए थी। जो आपने बात की कि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, ये एक सच है। आज इतना दौर जदीद हो गया, हम सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, यूट्यूब टिकटॉक पे हम इतने वीडियोस भी देख रहे होते हैं। हमारे यहाँ सेशंस कम हैं जो हमें बताएं कि आप जो शोबा पढ़ रहे हैं, जिस शोबे में जिस सब्जेक्ट को आप स्टडी कर रहे हैं, आप उसको कहाँ कहाँ लगा सकते हैं।
सच बताऊं, जब मैंने मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ रखा था तो मुझे सिर्फ इतना पता था कि हम इसमें मीडिया में चले जाएंगे, हमें ये नहीं पता था कि मीडिया में होता क्या क्या है। ठीक है, कभी कोई सेशन भी नहीं हुआ था ऐसा। फिर फर्स्ट टाइम इन्होंने एक कालम निगार हैं, उनको बुलाया, ड्रामे भी लिखती हैं, साइमा नाम है शायद उनका, हाँ साइमा अकरम चौधरी, वो आई, उन्होंने हमें बताया, एक जी न्यूज़ की रिपोर्टर आई, उन्होंने हमें बताया कि आपके मीडिया में ये जॉब्स हैं, आप अपने रास्ते बनाएं, आपने प्रोडक्शन में जाना है, एंकरिंग में जाना है, रिपोर्टिंग में जाना है, कंटेंट राइटिंग में जाना है, किस चीज़ पे जाना है। ठीक है, तो हमें पहली दफ़ा पता चला। तो मेरे ख्याल में जब आपको रस्तों का पता चल जाता है तो आप फिर चूज़ करते हैं मुझे कौन से रास्ते पर चलना है, मेरी उसकी मंजिल क्या है। तो जॉब फेयर का मकसद यही था कि स्टूडेंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा करियर काउंसलिंग हो सके, और ये हुई है। वाकई स्टूडेंट्स का रिस्पांस बड़ा पॉजिटिव था। हमने सबसे बात की, स्टूडेंट्स की सिर्फ एक ही ज़ुबान पे बात थी कि यार हमें आज पता चला कि हमारी डिग्री कितनी वैल्यूएबल है। मतलब एक बच्चा अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसको सिर्फ इतना पता था कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाऊँगा, सिर्फ इतना काफ़ी नहीं होता कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाऊंगा। कंपनीज कौन सी हैं, उनमें जॉब्स कौन कौन सी होती हैं, आपको कितना टाइम लगता है, अप्लाई कहाँ करना पड़ता है, फॉरेन कंट्रीज़ में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये तभी होगा जब आपकी करियर काउंसलिंग की जाएगी, जब आपके टीचर्स आपको बताएंगे, आप कहीं ना कहीं से सेशन लेंगे। तो ये जॉब फेयर इस हवाले से बहुत फ्रूटफुल रहा है स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट भी किया। सारा दिन जो है वो जॉब अच्छा, ये जॉब फेयर कितने टाइम बाद करवाया जाता है? अभी तो हर साल एक इवेंट होता है? अच्छा, हर साल नहीं, ये मैं समझता हूँ कि हर 6 महीने में लाजमी एक दफ़ा होना चाहिए। लेकिन अभी यूनिवर्सिटी की तारीख में ये इतना बड़ा जॉब फेयर पहली दफ़ा ही हुआ है, मेरे ख्याल में इससे पहले इतना नहीं हुआ। लेकिन अब जब वाइस चांसलर से मेरी बात हुई, मैंने कहा सर आपकी वजह से आज जॉब फेयर हुआ और स्टूडेंट बड़े खुश नज़र आ रहे हैं कि हमें पता लगा कि कंपनीज़ हैं जो हम जिनको हम चाहिए। ठीक है, अच्छा आप थोड़ी रिसर्च पढ़ें ना, तो कंपनीज़ कहती हैं कि हमें जो बंदा चाहिए हमें वो मिलता नहीं है। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जब हमारे पास सीवी लेके आते हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर वो पूरा नहीं उतरते, उनके पास वो स्किल्स नहीं है, वो चीज़ें नहीं हैं। तो कंपनी बताती है स्टूडेंट्स को, कंपनीज ने आके बताया यहाँ पे कि हमें उनको जॉब नहीं मिलती और उनको एम्प्लॉयज़ नहीं मिलते। तो ये मेरे ख्याल में ये तब भी चीज़ें बेहतर होंगी जब इंडस्ट्री और स्टूडेंट को मिलवाया जाएगा। जॉब फेयर उसी सिलसिले की कड़ी है, मतलब ये पुल है स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी से इंडस्ट्री में जाने का। अगला जॉब फेयर हम नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हाँ, वाइस चांसलर साहब ने एक उम्मीद जाहिर की है कि हम अब इस तरह की एक्टिविटीज़ को करवाएंगे, नेक्स्ट ईयर से पहले भी कोशिश करेंगे, करवाएंगे। हमने पिछले दिनों में यूनिवर्सिटीज़ में देखा बहुत एक्टिविटीज़ हुई हैं। किसान मेला हुआ है बहुत बड़ा, उसमें मेरा ख्याल है ज़राअत के हवाले से हर जदीद मशीनरी वहाँ पे रखी गई, स्टूडेंट्स को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया तमाम चीज़ों से। और फिर अब कन्वोकेशन भी होने जा रहा है, जॉब फेयर भी हुआ। तो ऐसी एक्टिविटीज़ मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटीज़ में अगर वक्तन फ़वक्तन होती रहेंगी तो स्टूडेंट्स के अंदर ना मोटिवेशन रहेगी अपनी डिग्री को लेकर। अच्छा, इस जॉब फेयर में एक सिस्टम कैसा उन्होंने सेटअप लगाया हुआ था? हर डिपार्टमेंट का अलग से लगाया हुआ था कि इस डिपार्टमेंट के लोग यहाँ जा सकते हैं, इस डिपार्टमेंट के लोग यहाँ जाके अपनी जॉब या अपनी सीवी सबमिट करा सकते हैं? अच्छा, लोगों का ना एक सवाल था, जब लोगों को पता चला ना कि जॉब फेयर हो रहा है तो सबको लगा कि ये किसी एक डिपार्टमेंट का होगा। ये यूनिवर्सिटी ने एक टीम डिज़ाइन की थी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी शोबाजात से लेकर, और उस टीम ने ये जॉब फेयर करवाया। और जॉब फेयर में जितने भी स्टॉल्स थे वो हर डिपार्टमेंट के अलहदा से लगे हुए थे, और वो हर स्टॉल पर एक अलहदा कंपनी थी। ठीक है, हर स्टॉल की एक अलहदा कंपनी थी। और अगर आप एक स्टॉल पे खड़े हैं, एक फ़र्ज़ करें आप एक कंस्ट्रक्शन के स्टॉल पे खड़े हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो वहाँ वही जाएगा जिसकी डिग्री उससे रिलेटेड है। ठीक है, अगर किसी आप मीडिया के स्टॉल पे खड़े हैं, वहाँ पे वही स्टूडेंट जाएगा जो मीडिया की डिग्री कर रहा है। तो सब स्टॉल्स अलहदा थे, एक पूरा सेटअप जिना ऑडिटोरियम के साथ लगाया गया था, बहुत बड़ा सेटअप था। और वहाँ मेरा ख्याल है इतना रश था कि वहाँ आपको चलना मुश्किल हो रहा था, लोग स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद थी आई। ठीक है कज़ाफ़ी साहब, जब भी PSL होता है या इस तरह के इवेंट्स होते हैं, सिक्योरिटी एहलकारों की तरबियत किस तरह की जाती है? कितने दिन पहले उनको सारी चीज़ें बता दी जाती हैं? उसके वाले से ये है कि सबसे पहले ब्रीफिंग सेशन होता है, फिर एक एक्सरसाइज होती है, उसके बाद जो है ना तमाम को मज़ीद जो है ना सेक्टर इंचार्जेस के हवाले से, मतलब जो उसके पास एहलकार होते हैं उनके मुतालिक ब्रीफ किया जाता है। हर शख्स को अपनी अपनी जो उसकी नोयत होती है ड्यूटी की वो समझाई जाती है, ब्रीफ की जाती है। इसके हवाले से हमारे CTO साहब सरदार मुबारक खान साहब ने सेशन जो है वो पहले ही मुनक्किद कर दिया था, तकरीबन कोई 8-10 दिन पहले। उसके बाद जो है, क्योंकि कुछ नफरी हमारी आउट ऑफ ज़िले से आती है, फिर वो 2-3 दिन पहले जो ही आती है वो फिर रिहर्सल के तौर पे पहले ब्रीफिंग देते हैं। ब्रीफिंग देने के बाद फिर उनको जो है वो रिहर्सल के तौर पे जो ड्यूटी दिखाई जाती है, उनको पॉइंट्स दिखाए जाते हैं।
उसके बाद जो है ना उनको ड्यूटी नौयत की बताई जाती है कि आपने इस अंदाज से यहाँ पे खड़े होना है और यहाँ इस अंदाज से ड्यूटी जो है ना सर अंजाम देनी है, क्योंकि हर पॉइंट की अपनी अपनी एक अहमियत होती है, मामलात होते हैं। तो उसके हवाले से फिर सेक्टर इंचार्ज उनको वक्तन फ़ोक्तन जो भी कोई मैसेज होता है, कोई मामलात होते हैं, वो उनको ब्रीफ करते हैं, समझाते हैं कि अभी ये एक्टिविटीज़ चल रही है, इन मामलात के ऊपर आपने जो है ना इस तरह से जो है ड्यूटी परफॉर्म करनी है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो तमाम जो भी मतलब रिक्वायरमेंट होती है ड्यूटी की, तो साथ के साथ जो मैसेजेस आ रहे होते हैं अफसरान वाला की तरफ से, आईजी साहब की तरफ से और बाकी तमाम मामला जो ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से आ रहे होते हैं, उसके बाद जो है ना चीफ ट्रैफिक ऑफिसर उनकी तरफ से जो अहकाम जारी होते हैं वक्तन फ़ोक्तन के हिसाब से कि किस टाइम मूवमेंट होनी है, किस टाइम जो है ना मूवमेंट नहीं होनी, या जो भी मामला होते हैं किस टाइम आपने ज़ीरो करना है, ट्रैफिक जो है ना रेगुलेट अब कर दें, अब जो है ना ट्रैफिक के लिए छोड़, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है ना वो साथ के साथ वायरलेस के जरिए से और बाकी तमाम जो हमारे पास ज़राए होते हैं उनके ज़रिए से कम्युनिकेट करते हैं, ताकि जो है ना ये तमाम जो इवेंट, क्योंकि एक इज्तिमाई मूवमेंट होता है और इसमें किसी एक की गलती जो है ना वो तमाम की मतलब जगहसाई का एक सबब बन सकती होती है। तो इन चीज़ों को बड़ा बारीक बीनी से देख कर और उसके बाद जो है ना फैसला किया जाता है। ओके जाफी साहब, अगर किसी को वहाँ कोई शिकायत हो, कोई मिसहैप हो जाए, तो फिर शिकायत दर्ज करने का क्या तरीक़ाकार है? या मिसहैप हो जाए, किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, तो वहाँ पर एम्बुलेंस का भी इंतज़ाम वगैरह किया हुआ है? जी जी, वहाँ पे मेडिकल ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से और मामलात के हवाले से सब चीज़ें जो है ना वो अवेलेबल होती हैं। थर्ड वन इज़ दैट कि अगर ट्रैफिक के हवाले से किसी किस्म को मसला बनता है तो हमारी हेल्पलाइन नंबर है 1915, उस पर आप किसी भी वक्त जो है ना वो कॉल कर सकते हैं। उसके बाद वो आपको रूट के हवाले से भी बता सकते हैं, सारी चीज़ों का उनको इल्म होता है। इसके बाद जो है ना रास्ता ऐप के ज़रिए से आप अगर उसको डाउनलोड करके उसको फॉलो करते रहें तो ऑटोमेटिकली आपको हर चीज़ के हवाले से वो ब्रीफ करता रहेगा। साथ के साथ जो FM 88.6 उसके हवाले से उसको आप अगर सुनते रहें रेडियो पे या गाड़ी पे अपने बैठते हुए, जब आप इस मामलात में स्पेशली जब आप स्टेडियम की तरफ मूव कर रहे हो, तो उसके हवाले से बड़ी रहनुमाई होगी आपको। और किसी किस्म का मिसहैप या कोई मामलात के हवाले से कोई आ जाती है, अगर ट्रैफिक के सेंस में आती है तो ज़ाहिर बात है 1915 पे कॉल करेंगे। अगर कोई और किसी किस्म का भी मिसहैप हो जाता है, वो 15 हमारी 24 आवर के हवाले से है। जब भी कोई कॉल करेंगे किसी भी मामलात के हवाले से होता है, वो फौरी तौर पे जो भी सिक्योरिटी मामलात होते हैं या जो भी इंतज़ामी होते हैं वो फौरी तौर पे वहाँ पे पहुँच जाते हैं, क्योंकि हमने हर तरह के मामलात जो है ना वो इंतज़ाम पूरे कर रखे होते हैं। वो 1112 भी हमारे पास वहाँ पे एम्बुलेंसेस भी मौजूद होती हैं। उसके बाद जो है ना वो फायर ब्रिगेड का अमला भी हमारे पास मौजूद होता है, एग्जीक्यूटिव पुलिस भी हमारे पास मौजूद होती है, ट्रैफिक पुलिस भी हमारे पास मौजूद होती है। उसके बाद जो है ना ज़िले इंतज़ामिया के भी तमाम जो है ना जो भी ऑफिशल्स होते हैं वो भी हमारे पास मौजूद होते हैं। फूड के हवाले से भी हमारे पास सारे जो है ना एक्टिविटीज़ वहाँ पे मौजूद होती हैं। एनी हाउ किसी भी मैटर्स के हवाले से कोई भी चीज़ दरपेश आती है किसी भी शख्स को, वहाँ पर स्टेडियम के मामलात के हवाले से हो गया या रूट के हवाले से किसी किस्म का कोई चीज़, कोई परेशानी या कोई भी मामलात उसको फेस करने पड़ जाते हैं, तो वो फौरी तौर पे किसी भी इंतज़ामी मामला से वो जो है ना हमसे मदद ले सकता है। वो हेल्पलाइन के ज़रिए से ले सकता है, वो 1915 के हवाले से ले सकता है, वट किसी भी मामलात के हवाले से वो हमसे ले सकता है। ठीक हो गया। शकील, मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात तलबा के लिए टर्निंग पॉइंट है। ज़्यादातर तलबा को यहाँ थोड़े से मसाइल का सामना करना पड़ता है कि इंटर के बाद किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, कौन से सब्जेक्ट में एडमिशन लें, तो उनको अपनी डायरेक्शन समझ नहीं आ रही होती। इस हवाले से क्या कहेंगे? आपके ये दोनों सवाल बड़े हैं। मैं उन स्टूडेंट्स के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे अभी मैट्रिक मुकम्मल करके कॉलेज लाइफ में एंटर हो रहे हैं या कॉलेज लाइफ एंड करके यूनिवर्सिटी लाइफ में एंटर हो रहे हैं, यहाँ पे दो सवाल होते हैं कि किस इदारे में जाएं और सब्जेक्ट कौन सा चूज़ करें। इदारा चूज़ करना मतलब वो 4 साल या 2 साल आपने वहाँ गुजारने हैं। सब्जेक्ट चूज़ करना मतलब आपने अपना पूरा करियर वहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे होता ये है कि कुछ लोग इदारा चूज़ कर लेते हैं और 1 साल बाद 6 महीने बाद वो छोड़ देते हैं, या कोई सब्जेक्ट ऐसा चूज़ कर लेते हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा होता, या तो वो फिर वो जिस तरह शादी के बाद वो कहते हैं जी कंप्रोमाइज़ करके चल रहे हैं, फिर वो सब्जेक्ट ऐसा कंप्रोमाइज़ ले लेते हैं कि वो जी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, रख लिया है तो मैं क्या करूँ। ठीक है, अब जो मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मीडिया चूज़ किया, अब वो कंप्रोमाइज़ पर चल रहे थे कि यार मैं कैमरे पे नहीं आ सकता, मैं बोल नहीं सकता, मैं लिख नहीं सकता, तो उन्होंने कंप्रोमाइज़ पर 4 साल गुजार दिए। अब 4 साल बाद उन्हें समझ नहीं आ रही कि मीडिया में तो मैं जा नहीं सकता, तो मैं क्या करूं, मुख्तलिफ फील्ड में चले गए। तो बेहतर है कि पहले ही ऐसा फैसला किया जाए जो आपकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, जो मार्केट के अकॉर्डिंग राइट हो और आपको आपके लिए आसान भी हो।
अब इन दिनों जो स्टूडेंट्स मुझसे सवाल करते हैं या पेरेंट्स मुझसे सवाल करते हैं कि सर हम फलां इदारे में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उसकी डिग्री HEC रिकगनाइज्ड है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस इदारे में एडमिशन ले रहे हैं, आप वहाँ जिस प्रोग्राम में ले रहे हैं, आप HEC वेरीफाई करें कि क्या ये इदारा हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद जो है उससे रजिस्टर्ड है या नहीं है। फिर उसमें जो प्रोग्राम आप सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या उसकी डिग्री HEC की तरफ से रिकगनाइज है या नहीं है। टाइम्स इंस्टीट्यूट के हवाले से आजकल बहुत कंपेन चल रही है, कुछ जी उनके प्रोग्राम्स रजिस्टर्ड नहीं हैं। खैर वो उन्होंने उस पर क्लैरिफिकेशन भी दी। एक यूनिवर्सिटी ISP, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें चली, उसके कुछ प्रोग्राम्स रजिस्टर्ड नहीं थे। और लॉ कॉलेजेस केस का इशू हुआ, उस वक्त काफ़ी कॉलेजेस जो हैं वो एफिलेटेड नहीं थे, स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया हुआ था, लाखों स्टूडेंट्स जो हैं वो जलील हुए। तो ऐसे कई कॉलेजेस, कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी डिग्रीज HEC से वेरीफाइड नहीं है। और फार्मेसी के बड़े मसाइल आ रहते हैं आजकल। मैंने जो ट्रेंड देखा है, हर वो स्टूडेंट जो FSc या इन डिग्रीज में नहीं जाना चाहता, वो कहता है फार्मेसी करो, फार्मेसी डिग्री करके किसी स्टोर को अपना लाइसेंस दे दो, मेडिकल स्टोर को, या खुद कहीं आपको पता है हमारी जो फार्मेसी की डिग्री है पाकिस्तान की, इन यहाँ के जो स्टूडेंट हैं इनका फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत मांग है। अच्छा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से ज़्यादा फार्मेसी कर रहे हैं ताकि इसके बाद हम बाहर जा सकें, या बाहर चले जाएं, या अपना लाइसेंस हम रेंट पे दे दें। ठीक है, अब यहाँ प्रॉब्लम पता क्या आता है, एक बंदा जिसने इदारा बनाया है उसको फार्मेसी काउंसिल से अलाउ है 40 स्टूडेंट्स आप एडमिशन करें, 40 के हम पेपर लेंगे। वो क्या करता है, वो 60 स्टूडेंट एडमिशन कर लेता है, तो बाकी 20 डिग्री तो 40 को देनी है, बाकी 20 को ड्रॉप करना है। बाकी 20 को वो लारा लगाए रखता है, या तो ड्रॉप कर देता है, आपके नंबर कम है, आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं है, या लारा लगाए रखता है, ये इशू आ रहा है, अगले साल करेंगे, अगले साल करेंगे। आपकी डिग्री जो 2 साल में होनी थी वो 3 साल में चली जाती है, जो 3 साल में होनी थी वो 5 साल में चली जाती है। तो आगे वेरीफाई करें आप अपना एडमिशन। और दूसरा सब्जेक्ट कौन सा चूज़ करें। कल भी स्टेडियम में हम थे, वहाँ पे हमें स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, हमारा मीडिया फील्ड ऐसा, लोग बड़े फैसिनेट होते हैं, चार्म होता है जी, हम इसी चीज़ की तरफ आना चाहते हैं। तो हम स्टूडेंट्स को यही कहेंगे कि आपको जो चीज़ आसान लगती है, जो चीज़ समझ आती है, मुझे रियाजी को ख़ास समझ नहीं आती थी तो मैंने इंजीनियरिंग रख ली, मेरे लिए मसला बन गया। FSc बड़ी मुश्किल से पास की मैंने, क्योंकि रियाजी समझ नहीं आती थी। लेकिन उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी में वो सब्जेक्ट चूज़ किया जो मेरे लिए आसान था, मैं आर्ट्स में गया, बड़ा आसान रहा। अब एक बंदा जिसकी प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में ठीक नहीं है, जिसको स्पेलिंग याद नहीं होती, और वो बायो रख लेगा, उसे तो चीज़ें याद नहीं होंगी। तो आप यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट वो यूज़ करें जो आपके लिए आसान हो, आगे करियर बन जाता है मेहनत करने से। ठीक हो गया, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम पजीर है और हमारे इस सेगमेंट का। इसी के साथ साथ आपका बहुत शुक्रिया शकील, आपने वक्त दिया। अज़ैफ़ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी। यकीनन वो मेरे ख्याल में 10 को आखिरी मैच है, तब तक हमारे लिए बहुत ये चीज़ें फ़ायदेमंद होंगी। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। हम देखते हैं कि हम हिस्ट्री में हमें बहुत सारे ऐसे दिन मिलते हैं जिनको हम मनाते हैं। हम कहते हैं कि आज वर्ल्ड अर्थ डे है, कभी कहते हैं कि वुमेन डे है। इसी तरह आज हम जो दिन मना रहे हैं 23 अप्रैल, हम मना रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज डे। अब इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, क्यों हम इस दिन को मनाते हैं, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, यकीनन तौर पर उनके भी दिन होते होंगे। और लेकिन सवाल यहाँ पे ये हम सोचते हैं, जो कि मैंने पहले किया, कि हम इस दिन को क्यों मनाते हैं। हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है और हमारा फोकस उस पर होता है कि जबकि हम इंग्लिश या इस तरह के बाकी जो हमारे दिन हैं। और इसी के साथ साथ अनफॉर्चुनेटली हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत तगदो कर रहे होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज पे अबूर हासिल हो जाए, इंग्लिश सीख लें। और इसी के साथ साथ वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी किसी अच्छे स्कूल में पढ़ें जहाँ उनको एक अच्छी इंग्लिश बोलनी आ जाए। तो ये जो इंग्लिश के पीछे इतनी मेहनत, इतनी तगदो भागदौड़ की जा रही है, इस पे आज हम बात करेंगे। इसी हवाले से जिन मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बताएं कि आज वर्ल्ड बुक डे भी है। हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा चीज़ें हम जब भी किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं, और हमारे टीचर्स हमें क्या कहते हैं कि हैबिट बनाएं, रीडिंग बुक्स, अपनी किताबों को पढ़ें। ये एक आदत है, जब से सोशल मीडिया का दौर आया, जब से हमारे हाथ में गैजेट्स आए हैं ना, तब से वो किताब पढ़ने का रुझान बहुत कम हो गया। लाइब्रेरीज़ हमारी ऐसी हैं जिनमें कभी कोई जाए तो उस पर इतनी मिट्टी धूल पड़ी हुई होती है, पता चलता है कि यहाँ कोई नहीं आता। तो इस पे आज हम बात करेंगे। इस हवाले से हमें ज्वाइन किए HOD इंग्लिश नमल यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद अकबर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इसी के साथ तशरीफ फरमा है
बहुत नाम है, उन्होंने अपना कमाया है, कॉलमनिस्ट है हमारे साथ। कॉलम लिखना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, हर कोई नहीं कॉलम लिख सकता, उसके पीछे ट्रिक्स होती हैं, कोई ऐसी चीज़ तो होती है ना जो इतना अच्छा लिखारी बना देती है। इस हवाले से भी आज हम बात करेंगे। डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है, प्रोफेसर नसीम शाहिद हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सर आप? थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जैसे कि आज हम वर्ल्ड बुक डे मना रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज डे भी मना रहे हैं, तो इस हवाले से सर क्या कहेंगे, इंग्लिश सीखना कितना ज़रूरी है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी। जहाँ तक ज़बान का ताल्लुक है ना, तो ज़बान जो है, लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर। कि अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा जो तोहफ़ा है, इनाम है जो अल्लाह ताला ने इंसान को दिया है ना, वो बोलने की सलाहियत है। अब जब यकीनन हम बोलते हैं, जब हम बोलते हैं तो उसके लिए हम कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मीडियम है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अरेबिक में बात करता है, हिंदी, सिंधी, पर्शियन, और इसी तरह इंग्लिश। तो लैंग्वेज जो है उसकी अहमियत हमेशा ही से रही है। अगर आप हिस्ट्री में भी जाएं तो अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, बोलना सिखाया, तो बोलने के लिए हमें कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए। अब जैसे जैसे इंसानी तरक्की होती गई, कौमों में अरूज व ज़वाल आते हैं, तो कौम पे अरूज ज़वाल ही नहीं आता, उसकी लैंग्वेज पे भी अरूज व ज़वाल आता है। कभी हम देखते हैं कि हिस्ट्री में एक कौम जो थी वो दुनिया पे गालिब थी, तो वो कौम ही गालिब नहीं थी, उसकी लैंग्वेज भी गालिब थी। तो हम जहाँ तक सब कॉन्टिनेंट में, बरसगीर में रहते हैं, तो इसमें हमारी जो है कि कॉलोनियल हिस्ट्री है 400-500 साल की, क्योंकि यहाँ अंग्रेज़ जो ब्रिटिशर थे वो गालिब रहे, तो साफ ज़ाहिर है कि जब वो गालिब थे तो उनकी लैंग्वेज भी गालिब होती है। क्योंकि आप किसी जगह पर जाके जब कब्ज़ा करते हैं, डोमिनेट करते हैं, तो आप ही वहाँ से डोमिनेट नहीं करते, आपकी लैंग्वेज, आपकी कल्चर, आपकी वैल्यूज़ भी उन लोगों तक आती हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से ये बात कहूँगा कि इस वक्त अगर देखा जाए तो इंग्लिश जो है दुनिया की, अगर कहा जाए कि चंद जो मोस्ट डोमिनेंट लैंग्वेजेस हैं उनमें से एक है, क्योंकि इसका सीखना और इसकी अहमियत और भी बढ़ गई है इस लिहाज से कि अभी हम देखते हैं कि लैंग्वेज ऑफ पावर है, पावरफुल की लैंग्वेज है। कोई इंग्लिश में प्रवर्ब होता है कि लैंग्वेज ऑफ द पावरफुल इज़ पावरफुल लैंग्वेज। जैसे हम वो कहते हैं ना कि जेरे कर दाने ओदे कमले भी सियाने, तो चूंकि वो पावरफुल है, तो चूंकि ये लैंग्वेज पावरफुल के, जैसे आपने शुरू में बात किया ना कि हमें लैंग्वेज सीखने का क्रेज क्यों है, हमारी वो और भी लैंग्वेजेस हैं, रीजनल लैंग्वेजेस है, कौमी ज़ुबान है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी तरफ हम इतना नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि वो एट प्रेजेंट जो है हमें लग रहा है कि वो लैंग्वेज इतनी पावरफुल नहीं है जितनी कि इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज क्यों पावरफुल है? क्योंकि ये पावरफुल की लैंग्वेज है। तो चूँकि मेरा ताल्लुक भी जो है इंग्लिश डिपार्टमेंट से है, और जिस यूनिवर्सिटी से मैं आया हूँ वो पाकिस्तान में लैंग्वेजेस की एक, बल्कि यूँ अगर कहा जाए कि वाहिद यूनिवर्सिटी है जो तकरीबन 32 लैंग्वेजेस में, उसमें इंक्लूडिंग इंग्लिश भी है, एमफिल और पीएचडी करवाते हैं। तो जहाँ तक इंग्लिश लैंग्वेज की अहमियत का ताल्लुक है, तो एट प्रेजेंट हम देखें कि जो इंटेलेक्चुअल एलीट है, ठीक है, इंग्लिश में टर्म इंटेलेक्चुअल एलीट, जैसे हमारे होता है ना कि सोशल एलीट, ये एलीट, ये, तो अब इंटेलेक्चुअल एलीट भी जो है वो मोस्टली इंग्लिश में है। जो बेहतरीन नॉलेज है, लेटेस्ट रिसर्चेस हैं जो आपको इंग्लिश में मिलेगी। अगर आपको इंग्लिश नहीं, एट प्रेजेंट अगर मैं कहूँ कि अगर आप इंग्लिश नहीं सीखते तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि हम अब उस बाउंड्री से बहुत आगे आ गए हैं। 2 तरीके होते हैं लैंग्वेज में कि आइदर मास्टर इट और लीव इट। तो अब हम इंग्लिश को छोड़ नहीं सकते। तो अब एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा है, और वो ये है कि हम क्यों ना इस लैंग्वेज में अपने आप को मास्टर कर लें। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको कि आप लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया कि इंग्लिश लैंग्वेज डे मनाया जा रहा है। तो ये नहीं है कि हमें अपनी मदर टंग को, नेशनल लैंग्वेज को पीछे छोड़ दें, नहीं, हमें उनको भी इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो इस वक्त लैंग्वेज ऑफ पावर है उसकी तरफ भी फोकस करना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज को इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? अब देखिए, इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है कि ये मैक्सिमम अब तकरीबन नाउ इट इज स्पोकन अक्रॉस द ग्लोब। जब अक्रॉस द ग्लोब जो है ना कि अब पूरी जब दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, और आप हैरान होंगी कि उस विलेज की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। मोस्टली कंट्रीज की जो कम्युनिकेशन का मोड है वो इंग्लिश है। तो इसलिए इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है। और लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए, ये नहीं है कि इंग्लिश है, अरबिक है, जो भी लैंग्वेज है वो सीखनी चाहिए, क्योंकि इट एम्पावर्स यू। ये आपको लैंग्वेज एक पावर है,
बोलने की सलाहियत, अभी आप हिस्ट्री में भी देख लें कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तबलीग के लिए उन्हीं लोगों को दूसरे इलाकों में भेजते थे जिन्हें उन वहाँ की ज़ुबान नहीं आती थी। और अरबी का भी अगर देखें तो अरबी का मतलब भी होता है जो बोल सकता है, अहले ज़ुबान, ठीक है। तो जो भी डोमिनेंट लैंग्वेज होती है, अब हमें स्टैटिक नहीं रह सकते, वक्त के साथ साथ हमें अपने आप को चेंज करना है, लेकिन उसकी कॉस्ट हैवी नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने शुरू में कहा था ना कि हमें अपनी रीजनल लैंग्वेजेस या उर्दू जो है उनको छोड़ना नहीं चाहिए। वो अपनी आइडेंटिटी जो हमारी शनाख्त है वो ज़रूर कायम रखनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी साबित करना है कि वी आर द गुड पीपल, वी द मुस्लिम आर द गुड पीपल, वी आर एक्सपर्ट, हम वी कैन लर्न एज मैनी लैंग्वेजेस एज पॉसिबल। सो दिस इज हाउ कि जो इंग्लिश लैंग्वेज एट प्रेजेंट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इंटेलिजेंसिया की लैंग्वेज है, एकेडमिया की लैंग्वेज है, पावरफुल पीपल की लैंग्वेज है। अब यूएनओ में देख लें तो वहाँ कंडक्शन जो है मोस्टली इंग्लिश में होती है, तो फिर क्यों ना हम इसको सीखें, हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। ठीक हो गया, इससे मुतालिक और भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आपको सर हम शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। हम जानना चाहते हैं क्योंकि आज जैसे वर्ल्ड बुक डे हम मना रहे हैं, बेसिकली जब भी हम, जैसे मैंने अपने बताया कि हम कहीं जाते हैं, हमारे टीचर्स हमें क्या कहते हैं सबसे पहले कि अपनी हैबिट डेवलप करें, किताबें पढ़ें, तो लेकिन वो चीज़ अब कम होती जा रही है। तो वर्ल्ड बुक डे हम मनाते हैं, बेसिकली इसके मनाने का मकसद क्या है? असल में बात यह है कि एक ये बहस शुरू हो चुकी है, जैसे भी आपने भी कहा कि जब से ये डिजिटलाइजेशन हुई है, सोशल मीडिया आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, तो एक ख्याल पैदा हो रहा है, ख़दशा पैदा हो रहा है कि जो हमारे जो आने वाली नस्लें हैं या इस वक्त जो हमारी यंग जनरेशन है वो किताबों से दूर हो रही है। हमारा दौर था, उसके पास उस सोर्स ऑफ नॉलेज का यही ज़रिया था कि आपने किताब पढ़नी थी। अब इन्हीं किताबों के मुख्तलिफ वर्जन जो हैं वो दस्तयाब हैं, PDF है और चीज़ें हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी का एक तकरीब थी, तो उधर डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब हैं, बहुत सीनियर, उनकी 80 ईयर्स ऑफ एज है, तो वो जापान में पढ़ाते रहे, जापान की लैंग्वेज और उर्दू को। उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा जी आप देखें कि आप किताब की बात कर रहे हैं कि ये जो चीज़ें आ रही हैं उसकी वजह से, उसने कहा आज भी जापान में सबसे ज़्यादा किताबें छपती हैं साल में, और चीन में सबसे ज़्यादा किताबें छपती हैं। तो असल में हमने अपने बच्चों को उनकी हैबिट को डेवलप नहीं किया, हमने ये नहीं किया कि भाई हम उनके लिए ऐसा मवाद क्रिएट करें, ऐसी चीज़ जिसकी तरफ वो बुक की तरफ जाएं। हम उन्हें कहते हैं बस जो भी बुक है आप पढ़ लें, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसलिए इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी आपको शायद ये सुनकर हैरानी होगी, इस वक्त भी पाकिस्तान में तकरीबन 25 लाख किताबें छपती हैं सालाना, ठीक है। और अगर आप कहते हैं, अभी आपने कहा था कि जो लाइब्रेरियां हैं वो वीरान हो गई हैं या वहाँ गर्द व गुबार नज़र आता है जब हम जाते हैं, तो ये तो उन इदारों के जो बंदे बैठे हैं उनकी नाअहली है, वरना गर्द व गुबार नहीं होता। अभी ये गैरिजन लाइब्रेरी है हमारी यहाँ मुल्तान में, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। अगर आप जाएँ वहाँ, आपको बेशुमार नौजवान, बेशुमार पढ़ने वाले वहाँ किताबें पढ़ रहे हैं, इशूएंस उनकी हो रही है। तो किताबों की हैबिट है। असल में इस जो तासुर को भी हमें दूर करने की ज़रूरत है, जो हम गैर शौरी तौर पर नौजवानों में मुंतकिल कर रहे हैं, वो भाई किताब का दौर ख़त्म हो गया है और छड़ दो और उस पास टूट जाओ, ये नहीं है। किताब देखिए, जो भी चीज़ होगी, किताब का दौर कभी ख़त्म नहीं होगा। आप देखें ना, मैंने इस अपने सेट में अगर बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड कर ली हैं, बहुत सारी PDF कर ली हैं, और ये मेरे साथ ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने किताब ख़रीद के घर रख दी है तो वो मेरा एसेट बन गया है, वो जो मेरे आने वाले जो नस्ल है, बच्चे हैं, उससे इस्तेफादा करेंगे। तो इसलिए किताब का जो लम्स है, ख़ास तौर पे जब हम उसको छूते हैं, वो एक ख़ास किस्म की खुशबू हमें महसूस होती है जब हम पढ़ते हुए उसको। तो किताब को हमें फ़रोग़ देना है, किताब ने कायम रहना है, किताब ही में ज़िंदगी है, किताब ही में खूबसूरती है, किताब ही हमारे, देखो ना, ईमान का भी हिस्सा है कि कुरान मजीद किताब की सूरत में हमारे पास है। अगर हम उसको मुख्तलिफ उसमें ले जाएं तो वो नहीं है। इसका जो एक वो बनता है, इम्पैक्ट बनता है हमारे हाथ में जब वो आता है, तो उसका एक ख़ास हमारे अंदर एक जज्बा सा ईमान का पैदा होता है। तो इसलिए किताब
को ये जो डे मनाते हैं हम इसलिए कि हम रिकॉल करवाएं लोगों को कि भूल ना जाना, किताबें पढ़नी है हमने, किताबें आगे मुंतकिल करनी है, किताबें लिखनी हैं, तो लिखी भी जा रही हैं, पढ़ी भी जा रही हैं। और लेकिन इसको अब जैसे कल हम गए अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ किताब मेले का आगाज़ हुआ, वो नौजवानों में बहुत ज़्यादा जोश व जज्बा था, और कल जो है ना तकरीबन सैकड़ों किताबें फ़रोख्त हुई हैं वहाँ, तो तलबा तालबात ने ली हैं। दूसरा जो इसमें वहाँ उस वक्त भी एक सेमिनार हुआ, तो उसमें ये डिस्कस हुआ कि किताबों की कीमतें कम करने की ज़रूरत है। हम कीमतें इतनी बढ़ा रहे हैं, अब कल हम 50% पर वहाँ बेच रहे थे किताबें, मुख्तलिफ इदारे, तो वो 50% वैसी कीमत कम क्यों नहीं कर रहे थे पहले, ताकि लोग आसानी से उसे ख़रीद सकें, नौजवान ख़ास तौर पर जिनके पास वसाइल नहीं होते। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, लेकिन बहरहाल किताब कल्चर जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। किताब ने यानी दुनिया में रहना है, शायद उसकी होनी है, लोगों ने उसे पढ़ना है, लेकिन नौजवानों को आजकल एक बहरान का सामना है। वो कहते हैं कि भाई इधर जाएं या उधर जाएं, इमाम मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे, ठीक है। ये उसका जो सेट पड़ा है ना, उसमें वो टिक 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 करके हर चीज़ देख रहा है। किताब पढ़ी है शेल्फ में, और वो कहता है उधर तक जावा या ना जावा इतों ही कर ला। तो उसको ये बावर कराने की ज़रूरत है कि भाई उधर जाएँ आप। किताबों को जब आप सफ़े पलटेंगे ना, तो आपको एहसास होगा कि मैं कोई रीडिंग कर रहा हूँ। ये हमारी किताब से पढ़ने का अभी भी अगर आप देखिए, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उसका इतना नहीं है, लेकिन आप किताब से पढ़ रहे हैं ना उसका अपना ही मज़ा है। और इसी के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हिस्ट्री की जो किताबों में महफूज हो जाती है। मोबाइल में भी वो इतनी सारी चीज़ें कहीं ना इतनी हमें चीज़ें मिले उससे जब हम सर्च करें, लेकिन एक किताब है जो एक बेहतरीन जरिया है। आज आप या डॉक्टर साहब या थोड़ा बहुत जो मेरा इल्म है ये किस जरिए से पहुँचे हम तक, ठीक है ना, ये से पहुँचा है, और आगे भी किताब से ज़रिए मुंतकिल हो रहा है, ठीक है। आप जितने भी हवाले देते गए भाई ये एक ये रेफरेंस है, यहाँ चले जाना वहाँ चले जाना, जब आप कहते हैं ना आप लाइब्रेरी में जाएं, ये किताब वहाँ पढ़ी है, वहाँ से इशू करवाएं और इसको बैठ के पढ़ें, वो एक पूरी तवज्जो के साथ उस तरफ जाता है स्टूडेंट। जब वो कहते हैं ये लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, इस लिंक पे जाकर रिसर्च कर, वो लिंक देखेगा, थोड़ी देर के लिए देखेगा, कुछ और मसरूफियात में चला जाएगा, तो उसके इल्म में वो इजाफा नहीं होगा कि जो इस जरिए से हो सकता है। ठीक है, इल्म में इजाफा करने के लिए ज़रूरी है कि किताबें पढ़ी जाएँ। किताब ही एक बेहतरीन जरिया है जो आपके इल्म में इजाफा कर सकता है। सब हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज डे के हवाले से, यहाँ पर बहुत सारे एक रेस में है, मतलब कि तमाम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ और आए ना आए, उर्दू चाहे आए ना आए, लेकिन उनको इंग्लिश आनी चाहिए। वो पैदा अभी बच्चा 3 साल का होता है और उसको स्कूल में डाल देते सिर्फ इसलिए ताकि उसकी ज़बान अच्छी, उसकी ज़बान पर अबूर हासिल हो, वो अच्छी अंग्रेज़ी बोले, बाकी ज़बानें नहीं इतनी ज़्यादा फोकस करते। देख लें यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए अगर उनको उर्दू नहीं आती तो इट्स ओके, लेकिन उनको अंग्रेज़ी आनी चाहिए। तो इस हवाले से क्या जो ये कॉन्सेप्ट है पेरेंट्स का, ठीक है? नहीं मैडम, मैं पहले तो कहूँगा कि डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी बात की, जो किताब की अहमियत पे बात कर रहे थे। तो मैं चाहूँगा कि एक सर्वे के मुताबिक यूरोप में जो एक एवरेज रीडर है ना, वो एक साल में 7 किताबें पढ़ता है, और अनलकीली हमारा टीचर भी एक साल में एक किताब नहीं पढ़ता। और ये देखें कि जैसे हम टेक्नोलॉजी की, गैजेट की, एडवांसमेंट की बात करते हैं तो वो तो हमसे आगे हैं, लेकिन ये देखें कि उनका एवरेज रीडर जो है वो 7 किताबें पढ़ता है और हम एक भी नहीं पढ़ते। और एज अ रिज़ल्ट देख लें कि ये जो हम शॉर्ट टेम्पर्ड हो रहे हैं, हमारा टाइम स्पैन, फोकस का टाइम स्पैन कम हो रहा है, वो शायद उसकी एक वजह ये भी है कि हम किताब से दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे वो एक हैबिट थी जो फोकस करना, सीखना, इन डेप्थ जाना, तो वो अब ख़त्म हो गया है। बाकी अब जहाँ तक आपने कहा कि हम इंग्लिश लैंग्वेज ही क्यों सीखे जा रहे हैं, देखिए मैं जैसे मैंने पहले भी कहा कि लैंग्वेज इज़ पावर, ठीक है, लैंग्वेज इज़ पावर। जैसे जैसे आपका इंटरनेशनल सिनेरियो डायनामिक्स चेंज होते हैं तो लोगों की प्रेफरेंसेस भी बदलती हैं। कभी अब देख लें कि दुनिया में जर्मन और ग्रीक, फ्रेंच, ये लोग जब डोमिनेंट थे तो उनकी लैंग्वेजेस भी डोमिनेंट थी। अब चूँकि अब जो इंग्लिश स्पीकिंग पीपल जो हैं, अब अगर हम देखते हैं कि रिसर्च की जो लैंग्वेज है वो आपको मोस्टली इंग्लिश में मिलेगी, एकेडेमिया की लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश में मिलेगी, जॉब जो प्लेसेस हैं
वो आपको इंग्लिश में हर मिलेगा, फील्ड में काम इंग्लिश में करने के लिए मिलेगा। जरूरी है। और फिर ये भी है कि जैसे ये देखें कि एक हमारी एक लेगेसी है कि हम जो थे वाइट पीपल के कॉलोनाइज थे। अगर हमारे यहाँ कोई फ्रेंच हमारा कॉलोनाइजर होता है, कोई ब्लैक होता है, कोई अरेबिक होता है, तो आज हम यकीनन अरबी सीख रहे होते, अरबी की तरफ जा रहे होते। लेकिन जो कि हमारी हिस्ट्री ये है कि हम जो सब कॉन्टिनेंट और स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया जो है कि हम वाइट पीपल के जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश थी, कॉलोनाइज थी, ठीक है। तो अब वो जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो सारी की सारी अवेलेबल हैं इंग्लिश में। अगर हम अब भी देख लें कि वो कहते हैं कि अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, और हम हमारे कॉन्टेक्स्ट से मुराद, कम्युनिकेशन से मुराद जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है। अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है तो आपको जॉब अच्छी मिल जाएगी, ज़्यादा पे वाली मिल जाएगी। और मैं लैंग्वेज का स्टूडेंट होने के नाते मेरी लिंग्विस्टिक्स में PhD है, मैं कहूँगा कि अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है, लैंग्वेज अच्छी है, अब चूंकि रिसर्च इंग्लिश में अवेलेबल है, तो मैं कहूँगा कि अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बेहतर है, अच्छी है, तो आपके 50% जो काम है ना वो आसान हो गया। क्योंकि पहले तो आपने चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड करना है, इंटरनलाइज करना है, सीखना है, फिर आगे चलना है ना। तो जब तक हमारी लैंग्वेज पे अबूर हासिल नहीं होगा, और इसी सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए कि अब हर वो जो बच्चा है, हर पेरेंट्स है, किसी भी क्लास का है, अपनी अपनी क्लास के मुताबिक मिडिल है, एलीट क्लास है, एलीट टेस्ट क्लास है, तो वो फोकस कर रहे हैं क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि फ्यूचर जो है वो इंग्लिश ही का है। अभी भी जिन लोगों को लैंग्वेज आती है वो प्रिविलेज्ड, मरात याफ्ता समझे जाते हैं, जिन्हें नहीं आती वो प्रिविलेजिंग है, स्ट्रगलिंग क्लास है। तो जब हम देखते हैं अपने सिनेरियो में कि जिन लोगों को इंग्लिश आती थी या आती है कि वो हाई स्टेटस पे हैं, अगर आप देख लें कि हमारा CSS देख लें, और कम्पेटिटिव जो एग्ज़ाम्स हैं वो सारे होते ही इंग्लिश में हैं। तो इन तमाम चीज़ों को विजुअलाइज करते हुए जो पेरेंट्स की एक अटेम्प्ट है कि हमारे बच्चे को उर्दू आए या ना आए, या हमारी L1 मादरी ज़ुबान आए या ना आए, इंग्लिश आनी चाहिए। ये जो लैंग्वेज और इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है ना, लैंग्वेज और इकोनॉमी, क्योंकि हमने सर्वाइव तो इसी दुनिया में करना है ना, और सर्वाइवल के लिए हमें पैसा चाहिए, इकोनॉमी चाहिए, जॉब चाहिए, रिलेशन चाहिए, नौकरियां चाहिए। तो उसके लिए हमारे सिनेरियो में अगर इंग्लिश आती है तो ठीक है। और इसलिए मैं कहूँगा कि नमल जो है वो उसने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। 32 लैंग्वेजेस में इंटरनेशनल जो लैंग्वेजेस हैं हम काम करवा रहे हैं। इधर भी हम जो है टाइम टू टाइम जितने भी हमारे टीचर्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, डॉक्टर्स के लिए है, प्रोफेशनल जो हैं उनके लिए हम कोर्सेज ऑफर करते रहते हैं। क्योंकि हर किसी को मैडम एक तरह की अंग्रेजी नहीं चाहिए। एक डॉक्टर को डिफरेंट इंग्लिश चाहिए, ठीक है, एक टीचर को डिफरेंट इंग्लिश चाहिए, एक इंजीनियर को एक डिफरेंट इंग्लिश चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक प्रवर्ब है इंग्लिश में कि टेल मी व्हाट यू नीड इंग्लिश फॉर एंड आई विल टेल यू द इंग्लिश यू शुड लर्न। कि पहले आप मुझे बताएं कि आपको इंग्लिश क्यों चाहिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी इंग्लिश चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर आपने डॉक्टर के साथ काम करना है यहाँ रहते हुए या बाहर जाके, तो आपको जो मेडिकल से रिलेटेड इंग्लिश है वो चाहिए। इंजीनियर के लिए डिफरेंट है, टीचर के लिए डिफरेंट है। तो इन तमाम चीज़ों को राइटली विजुअलाइज करते हुए जो है हमारे अंदर, जो लोगों के अंदर एक क्रेज़ पैदा हो गया है कि इंग्लिश सीखनी है, वो ठीक है, लेकिन यही क्रेज़ जो है ना अपनी रीजनल लैंग्वेजेस और जो हमारी कौमी ज़ुबान है उसके लिए भी बाकी रखें। क्योंकि ये हमेशा याद रखें कि लैंग्वेज आपकी शिनाख्त है। मैं कितनी भी अंग्रेजी बोल लूं, मेरी शिनाख्त वही है, वो जो पाकिस्तानी है और उर्दू लैंग्वेज है। तो मुझे अपनी शिनाख्त जो है ना वो नहीं खोनी, क्योंकि लॉस ऑफ लैंग्वेज इज लॉस ऑफ आइडेंटिटी। जब आप अपनी मादरी जुबान या अपनी कौमी जुबान खो देंगे तो आपकी शिनाख्त भी खो देंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज सीखें, ज़रूर सीखें। तो क्रेज़ जो है वो इसी वजह से है कि ये पावर की लैंग्वेज है। ठीक हो गया सर, आपकी तरफ आती हूँ। एक कालम निगार के तौर पर आप किन एग्ज़ाम की किताबें हैं जिनको ज़रूरी समझते हैं कि ये वो पढ़नी चाहिए? कालम निगार के लिए कालम निगार जो होता है ना वो असल में एक उस ज़माने की जो हालात होते हैं, ख़ास तौर पर करंट इश्यूज़ और सोशल इश्यूज़, उस पर उसकी गहरी नज़र होनी चाहिए। लेकिन ये सही है कि उसका जो एक पस मंज़र है, तनाजुर है, उसके बारे में भी उसको इल्म होना चाहिए। वो जो किताब से उसको मिलेगा, ज़ाहिर है कि वो जो पहले से कोई चीज़ें लिखी गई हैं, जो तारीख़ का इल्म है, तहज़ीब का इल्म है, जो ये चीज़ें हैं वो उसको किताब से मिलती हैं।
दूसरा उसमें एक ख़ास ज़ुबान होती है कालम निगारी की, क्योंकि कालम निगार के लिए इतना बड़ा कोई स्कोप नहीं होता कि वो बिल्कुल गुंजलक, पेचीदा और दकीक ज़ुबान इस्तेमाल करे। उसका कारी जो है ना वो हर सतह का बंदा है। उसमें पढ़े लिखे भी हैं, उसमें जो हजाम की दुकान पर अखबार पढ़ने वाले हैं वो भी हैं, उसमें हर सतह का। तो उसको जो भी वो बात बयान करे, एक तो सोसाइटी की बात बयान करेगा, सियासत की करेगा, करंट इशू की करेगा, लेकिन वो जो मीडियम इस्तेमाल करेगा लैंग्वेज का, उसका उसलूब जो है वो ख़ास तौर पर सादा होना चाहिए, आम फहम होना चाहिए। वो लोगों तक उसमें जो इबलाग है उसका बड़ा ज़रूरी है। अगर वो एक किताब पढ़ रहा है इंसान, वो जाहिर है कि अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ आ गया वो किसी डिक्शनरी की तरफ चला जाएगा, उसको देखेगा ये क्या लफ्ज़ यूज़ हुआ है, कोई टर्मिनोलॉजी हुई है। लेकिन अगर वो अखबार पढ़ रहा है, वहाँ तो उसके पास कोई चीज़ दस्तियाब नहीं है, उसे फ़ौरन वो कालम पढ़ना है और उसको समझना है। तो उसकी ज़ुबान बड़ी आम फहम होनी चाहिए। और एक जो सबसे बड़ा एक चीज़ चाहिए कालम निगार के लिए, वो उसकी जो इजहार की कुव्वत है उस पर उसकी फुल कमांड होनी चाहिए। वो अगर जब तक वो उसमें नहीं है तो वो कई चीज़ें जो वो बयान करना चाहता है वो शायद नहीं कर सकेगा। इसलिए कालम निगारी के लिए ज़रूरी है कि एक तो अपने अहद का इल्म हो, अहद के इश्यूज़ का इल्म हो, उस अहद के इश्यूज़ के साथ जुड़े हुए तारीख़ के वाक़यात का इल्म हो, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम तक नस्ल दर नस्ल पहुँची हैं। मसलन मैं एक यानी कालम लिखना चाहता हूँ सियासत पर। सियासत की इस वर्क में लिखना चाहता हूँ कि भाई सियासत जो है हमारी हमेशा से वो इस तरह ख़राब हुई है, या उसमें वो चीज़ नहीं आई जो हमें कौमी तकाज़ों को, तो मुझे पूरा उसका जायज़ा लेना पड़ेगा कि माजी में क्या हो चुका है, इस 77 साल तारीख़ में क्या क्या वाक़यात हो चुके हैं, क्या क्या सियासत ने यानी मद्देनज़र देखे हैं। तो उस तनाज़र में मैं किसी आज के वाक़ये को लेकर उस मसफंदर में उसको बयान करूँगा। तो उसको अपने अहद यानी मुतालिया मैं कहता हूँ बहुत ज़रूरी है कालम निगार के लिए। वो कालम निगार ये नहीं है कि वो आज एक देखे कि एक एक्सीडेंट हुआ है और या सड़क पे एक बंदा मर गया है। वो रिपोर्टर का काम है कि वो बयान कर देगा जी एक एक्सीडेंट हुआ, वो उधर से आ रहा था, वो स्पीड में था, ओवर स्पीडिंग की वजह से वो टकरा गया बंदा। लेकिन कालम निगार जाएगा उसके पीछे कि ये ओवर स्पीडिंग क्यों कर रहा था, इसके पीछे क्या पस मंज़र था, हमारे अंदर ये जो अदम बर्दाश्त का कल्चर आ गया वो क्यों आ गया है, हम क्यों नहीं अपने ट्रैफिक के कवानीन का ख्याल कर रहे। वो पूरे उस तनाज़ुर में उस बात को बयान करेगा। तो कालम निगार जो है, मैं अब हज़ारों कालम लिख चुका हूँ, तो मुझे ये अब भी एहसास होता है कि कोई भी आज का कालम लिखने के लिए ना मुझे फिर तगोदो करनी पड़ती है, मुझे फिर वही कोशिश करनी पड़ती है जो पहले कालम के लिए शायद मैंने की होगी। लेकिन अब मेरे पास इतना मवाद है, इजहार की इतनी ताकत है, क़ुव्वत है, एक तजर्बा है कि मैं आसानी के साथ भी कुछ बातें बयान कर लेता हूँ। तो जो भी कोई कालम निगारी में आना चाहता है उसको सबसे पहले अपना मुताला मजबूत करना चाहिए, फिर अपना एक उसलूब बनाना चाहिए, फिर उसके पास इजहार की ताकत होनी चाहिए, फिर वो चीज़ों को देखकर उनके जो पस मंज़र हैं उन तक पहुँचने की उसमें सलाहियत होनी चाहिए। तब जाके वो कोई ऐसा कालम लिख सकेगा। और शगुफ्तगी, कालम कभी शकील नहीं हो सकता। आप कहें जी इतना वो शकील हो को कारी गई यार की करी जा रहा, उसमें शगुफ्ता ज़ुबान ज़रूरी है। ये वो टूल्स हैं जो एक कालम निगार के पास अगर सादा वो और है तो वो शगुफ्ता अच्छा कालम ज़ुबान निगार ज़रूरी है, ताकि वो कारी फौरी तौर पर उसको यानी देखते हुए उसको महसूस करें। मसलन मैंने आज एक कालम लिख के आया हूँ, मैं उसका एक लाइन आपको पहली वाली सुना रहा हूँ कि मैंने वो उसका मौजू है क्या वादा खिलाफी भी हमारा कौमी कल्चर है। ठीक है, तो मैंने कहा जी पहले वादा खिलाफी होती थी कि महबूब जो है ना वो वादा करके नहीं आता, वो वादा खिलाफी। अब ये एक हल्की सी बात है, उससे आगे फिर मैंने यानी बातें बयान की है। जो प्लम्बर है वो वादा करके नहीं आएगा, जो इलेक्ट्रीशियन है वो कहेगा सर में आ रहे हैं, वो 6 घंटे ज़ाया कर देगा, कोई और ऐसी चीज़ें सारी मैंने बयान की हैं। तो अब शगुफ्ता अंदाज से आप जब शुरू करेंगे तो कारी फौरी के यार आगे की कहना चाह रहे हैं। तो इसलिए कार के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर एक शगुफ्तगी हो खुद भी और वो उसके असलूब में, तो तब वो ऐसे अच्छा कालम लिख सके। ठीक हो गया, ये तमाम टूल्स उसके पास होने चाहिए, अगर नहीं होंगे तो जाहिर है वो एक अच्छा कालम। ये टूल कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो ये किसी वर्कशॉप में जाएगा यार एक प्लग पाना दें, एक फलानी चीज़ दें तो मैंने एक कालम लिखना है, नहीं। ये उसको आएगा मुताले से कि पहले जो कालम निगार लिख चुके हैं
जो बड़े बड़े कालम निगार गुजरे हैं, मैं देखूं तो सही वो कैसे लिखते थे। जब उनको वो देख के ये टूल सीखेगा ना, तब वो उसको समझ आएगी मैं क्या कर रहा हूँ। वैसे कोई मैं अगर बयान कर दूं ये टूल, कॉलम निगार बनने के लिए भी बुक रीडिंग बहुत जरूरी है। आपके पास मुताला होना चाहिए, नॉलेज होगा तो आप कर सकते हैं। इसी मकसद के लिए आज हम ये दिन मना रहे हैं, वर्ल्ड बुक डे मना रहे हैं, कि हम इसकी अहमियत जान सके कि हर शोबे में ये ज़रूरी है कि आप बुक रीडिंग करें। डॉक्टर साहब, अंग्रेज़ी ज़ुबान पे बात कर रहे थे। अंग्रेज़ी ज़ुबान पहली दफ़ा कब हम यहाँ सरकारी सतह पर हम कहें कि इसको लॉन्च किया गया? नहीं मैडम, ये देखें सरकारी सतह पे जब से आप हैरान होंगी कि जब यहाँ अंग्रेज़ कॉलोनाइज्ड होते थे, रूलर होते थे ना, तो बर्रे सगीर का जो लिटरेसी रेट था वो दुनिया में सबसे ज़्यादा था। जब वो अंग्रेज़ यहाँ हुक्मरान थे तो उस वक्त जो सब कॉन्टिनेंट है इसका जो लिटरेसी रेट था वो 95% के करीब था। तो उस वक्त से ही इम्प्लीमेंट हो गई। और फिर जैसे पाकिस्तान माज़े वजूद में आया तो एजुकेशन पॉलिसीज़ बनती हैं, फिर आती हैं। तो उस वक्त जो एजुकेशन पॉलिसी बनी उसमें इंग्लिश को एज आ सब्जेक्ट के तौर पर बनाया, पढ़ाने का वो फैसला किया गया। अगरचे जो इसमें तंज की बात ये है कि ये जो नोटिफिकेशन था ना कि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू होगी और अंग्रेज़ी को हम एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाएंगे, ये भी इंग्लिश में था। ये नोटिफिकेशन भी इंग्लिश में था। अच्छा। कि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू होगी। ये नोटिफिकेशन भी इंग्लिश में था। ये नोटिफिकेशन भी इंग्लिश में था। यही होता है अभी उर्दू के बारे में जो बात होती है वो अंग्रेजी में होती है। तो जैसे जैसे वो पॉलिसी बनती जाती हैं, होती जाती, नशेब फराज आता है, तो पाकिस्तान के जैसे माज़े वजूद में आया तो ये हो गया था कि हम इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। लेकिन इसमें ना ये देखें कि हम इंग्लिश ज़ुबान का वो डे मना रहे हैं, तो इसमें ना अक्सर सवाल ये होता है कि हम इसको बहुत अरसे से पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर किसी आप एमफिल है ना, एमफिल इंग्लिश भी है, तो उसको भी कहें ना कि आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है, तो अब तो वो चैट जीपीटी से लिखवाने की कोशिश करता है। और पहले जब खुद लिखता था या लिखती थी तो अभी भी उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम अंग्रेज़ी पढ़ तो इतने अरसे से रहे हैं और बड़े क्रेज़ के साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर आई क्यों नहीं? ठीक है, और उसकी रीज़न ये है कि हमने इंग्लिश को एक लैंग्वेज के तौर पर नहीं पढ़ा, हमने सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा। अब देखिए सब्जेक्ट में हमारे वो जो इंग्लिश में भी वो फुल मार्क्स होते हैं, एफएससी में, मैट्रिक में भी ऑलमोस्ट फुल मार्क्स होते हैं। इसका मतलब कि हमें अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा अंग्रेज़ी आती है। लेकिन जब उसको कहीं परफॉर्मेंस लेवल पे आते हैं कि उसी स्टूडेंट को जितने फुल मार्क्स लिए हुए हैं उसे किसी प्लेटफॉर्म पे कहें जी आएँ, अपने आप को एक्सप्रेस करें, 2 मिनट में अपना इंट्रो दें, तो वो शायद नहीं कर पाता। और इसी तरह आप देख लें कि जब जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल होता है कि हमारे एंट्री टेस्ट वगैरह होते हैं, चूँकि वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, वही 1000+ वाले जो स्टूडेंट हैं जिनके इंग्लिश में भी बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं वो रह जाते हैं। तो अब जो हमने करना है वो ये है कि अब तक तो नहीं किया हमने, इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा, इसको एज अ लैंग्वेज लें। अब जब करना है ना तो फिर इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज लें। डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारे साथ है, कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद शकूर खानी से कैसे बात कर रहा हूँ जी। शकूर, क्या कहना चाहेंगे? चैनल को इस बहुत अच्छे प्रोग्राम के हवाले से खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ये वक्त की जरूरत और वक्त का तकाजा है कि हमारी जो यूथ है उनको किताब पढ़ने का शौक बहुत कम हो रहा है। मैं आपको मिसाल दूँ, मेरे कजन है इस्माइल अजीज खान नियाजी कराची सेटल है और वो कमिश्नर इनकम टैक्स रिटायर है। उनके पास 10 कुतब में 1.5 लाख किताबों के करीब मौजूद है और कोई रात ऐसी नहीं जब वो किताब पढ़े बगैर सोते नहीं। तो ये शौक उनको बचपन से था और उनकी बेटी कॉलम लिखती है फातिमा नियाजी नेशन अखबार में। तो ये मैं इसकी मिसाल दे रहा हूँ कि हमारा एक पसमानदा इलाका है, यहाँ भी आप जैसे देखेंगे यहाँ त्रिलोकचंद महरूम, जगन्नाथ आजाद ऐसे शुआरा भी रहे और अदब से लगाव वाले लोग भी रहे। लेकिन अब वो अदब जो है मोबाइल की तरफ चल गया है और मोबाइल से हम इस्तेफादा हासिल करें, बेशक करें, लेकिन किताब पढ़ने का जो फन है, किताब पढ़ने का जो तरीका है, किताब में जो आपको नावल मिलते, जॉन कीट्स लें, आप शेक्सपियर लें, आप दीवान खलीद लें, और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला ने हमें डॉक्टर अल्लामा इकबाल जैसे शायर से नवाजा वो किताब होनी चाहिए और मस्ट हो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में। तो बच्चे जो हैं वो लाजमी है कि उनके सिलेबस का हिस्सा हो कि उन्होंने 1 साल में
कोई एक दो बुक्स को कंप्लीट करना है, पढ़ना है, किसी बहुत बड़े शायर का कॉलम जो डॉक्टर जैसे कर रहे हैं माशाल्लाह फरमा रहे हैं, और इनका तजजिया है, चाहे आप इंग्लिश पढ़ें, जो भी इंग्लिश जो है बैनुल अक़वामी ज़बान है, वो इसलिए कि अंग्रेजों ने अपना बिजनेस और उससे अपनी जबान को फौकियत दी। बदकिस्मती से हमने उर्दू के काम तो बहुत किया, पॉपुलेशन हमारी बरसरील पाक और इनमें बहुत ज्यादा है, उर्दू बोलने वाले बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उस पर फोकस नहीं किया गया। इलाकाई ज़बानें भी आनी चाहिए, लेकिन इसका फरोग भी होना चाहिए। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इनकी गुफ्तगू को और आपके चैनल को कि आपने बड़ा अच्छा टॉपिक चूज किया, और आज भी दिन के हवाले से हमें लाजमी अच्छी अच्छी बुक्स का मुताला करना चाहिए, स्पेशली यूथ को। ठीक है, बहुत शुक्रिया शकूर, आपने कॉल की, बहुत अच्छी चीज़ें शेयर भी की, और बिल्कुल हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं कि जब से सोशल मीडिया आया है तब से हमने देखा है कि बुक रीडिंग की हैबिट जो है वो ख़त्म होती जा रही है। लोग ज़्यादातर अपने मोबाइल फ़ोन से पढ़ना पसंद करते हैं कि किताब से ना पढ़ा नहीं, मतलब ज़्यादा आपने परसेंटेज देखी किताब वालों की। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। इंटरनेट पर भी अगर हम देखें तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इंग्लिश में आपको अबूर हासिल होना चाहिए। इंटरनेट के लिए भी ज़रूरी है सर कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो तो ज़ाहिर है आप वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो इसलिए हम इंग्लिश को प्रेफर कर रहे होते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी सवाल किया कि उर्दू जो है वो आप ज़रूरी है। अब उर्दू का अगर कोई सब्जेक्ट में कोई अपनी स्पेशलाइजेशन कर रहा है, कोई अपनी डिग्री कर रहा है, उसमें भी ये सिर्फ उर्दू नहीं पढ़ता, उसमें भी इंग्लिश है और बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इंग्लिश की कितनी इम्पोर्टेंस है। हाँ, ये मैम देखें कि ये जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं ना, जो एक एकेडमिया है, पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्हें इस पे काम करना चाहिए था। अनलकीली हमने नहीं किया। अभी देखें कि मुख्तलिफ ज़बानों में जो कोपस है वो अवेलेबल है, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक भी शायद अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो उर्दू के बहुत सारे एरियाज़ में कोपस अवेलेबल नहीं है। यानी आप थीसिस लिखते हैं तो उसका वो जो प्लेजरिज्म या कहीं इसने नकल तो नहीं की तो वो अवेलेबल नहीं है। अगर उर्दू ज़ुबान की आप तरक्की में देखना चाहते हैं कि किन किन शोबों में काम हुआ है तो उसका हमारे पास कोपस नहीं है। तो लैंग्वेज और जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि अब अगर हम टेक्नोलॉजी के दौर में रह रहे हैं तो टेक्नोलॉजी जो आती है वो हमारी लैंग्वेज पे असर करती है। लैंग्वेज हमारी जो है वो हैबिट्स और थॉट्स पे असर करती है। और आपको पता होगा कि यानी लैंग्वेज लर्निंग की एक डेफिनेशन ये भी है कि लैंग्वेज लर्निंग मीन्स चेंज इन बिहेवियर। यानी जब आपको कोई ज़ुबान आती है ना तो आपके बिहेवियर में एक पॉजिटिव चेंज आती है। ठीक है, और वो रिसर्च कहती है कि जैसे 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 आप नई लैंग्वेजेस सीखते हैं ना तो आपके माइंड में एक नई विंडो खुलती जाती है, और वो यानी कि आपका जहन वसी से वसी होता जा रहा है। तो लैंग्वेज सीखनी चाहिए, टेक्नोलॉजी से मदद लेनी चाहिए, मगर उसके साथ। ठीक है प्रोफेसर साहब, आपकी तरफ आती हूँ। और हमने इंग्लिश की बात के साथ में उर्दू की बात भी करना चाहूँगी कि क्या इंटरनेशनल लेवल पर हम अपनी ज़बान यानी कि उर्दू ज़बान की जो पहचान है उसको वहाँ तक लेकर गए हैं? क्या कमी, क्या कोताही है इस ज़बान में कि हम वो चीज़ हासिल नहीं कर पाए अपनी ज़बान में? असल में मैं ये समझ रहा था कि हम दोनों में ना जो आपने मेहमान बुलाए हैं दीवार खड़ी हुई है। मेरा मौजू वर्ल्ड बुक डे है और इनका इंग्लिश लैंग्वेज। कई चीज़ें मेरे जहन में आ रही थी। आपने अच्छा किया मुझसे ना कोई ऐसा सवाल भी पूछ लिया। बात यह है, अंग्रेजी कोई डोमिनेट नहीं कर रही, माफ़ करना, ये हमारी वो इन्होंने जैसे कहा ना ज़हनी गुलामी है। अब चीन में कोई अंग्रेजी की रिसर्च हो रही है, सारी जापान में, जर्मनी में उसको एक वो यानी गाली समझते हैं अंग्रेजी को बोलना, चाइना और कहाँ से कहाँ पहुंचे हुए हैं। फ्रांस को देख लें, और भाई हमने इसको ओढ़ लिया है, ठीक है। और इसके चक्कर में ना एक ख़ास एक तबका हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ, उसने उर्दू को उठने नहीं दिया। कितनी दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर चुकी है कि आप उर्दू को कौमी ज़ुबान करार दें, जो कि आइन में आज से कितने साल दहाइयाँ पहले एक लिख दिया गया कि उसको कौमी ज़ुबान करार। आज तक कौमी ज़ुबान नहीं करार देते हम, सरकारी ज़ुबान। तो इसलिए ये हमने एक ना गुलामी की एक सूरत बनाई हुई है। अंग्रेजी कोई चीज़ नहीं है। आप देखें कि अंग्रेजी, आप अगर रेशो को देखें ना अंग्रेजी के, ये हम समझते हैं कि शायद सारी रिसर्च उसमें है। दुनिया के हर जुबान में, अरबी में रिसर्च हो चुकी है। आप देखें
अच्छा, उसमें चाइना को देख लें, जापान को देख लें, फ्रांसीसी को देख लें, जर्मनी को देख लें, ठीक है, लातिनी अमेरिका को देख लें, ठीक है, वो बोलते ही नहीं है। हमारे यहाँ अंग्रेजी का रिवाज, इसीलिए इनकी बात चीजें भी हमारी अंग्रेजी में कि ये उस दौर में जब कॉलोनियलिज्म था हमारा, जब हम उनकी एक रियासत बने हुए थे या उनके गुलाम बने हुए थे, तो उन्होंने हर मुल्क जो है ना, सबसे पहले जो हमला करता है ना, वो आपकी तहजीब और जुबान पे करता है। वहां से अगर आप काबू आ जाते हैं ना, उसकी गर्दन पकड़ी जाती है, तो वो आप पर हुक्मरानी कर सकते हैं। तो उन्होंने, अंग्रेजों ने जब यहाँ तसल्लुत किया तो उन्होंने इसको, वो तो मतलब सर सैयद अहमद खां की बड़ी एक कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने उर्दू को जिंदा रखा साथ साथ, ये नहीं इधर भी है। तो लेकिन अब मैं आपको बताऊं, आप ये ना समझें, आप चैट जीपी पे चले जाएं, आप उसको उर्दू का टॉपिक दें, आप उसको 1 सेकंड में आपको हर मौजू को कहाँ से कहाँ, उस पर रिसर्च हो चुकी है, काम हो रहा है, हर चीज़ है, ठीक है, लेकिन हम उसको आगे नहीं आने दे रहे उर्दू को। उर्दू में आप देखें कि जो लिटरेचर क्रिएट हो रहा है इस वक्त, उसमें दुनिया में तर्जमा हो रहा है, वो दुर्जम, फैज़ की शायरी, इकबाल की शायरी, गालिब की शायरी, ठीक है, हमारे नावल, हमारे अफसाने पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ज़ुबानों में तर्जमा हो रहे हैं। इसमें तो जान है ना, उसमें इंसानी हवालों से ऐसी बातें हैं कि जो वो समझते हैं कि भाई इसको तर्जमा करेंगे। तो मुख्तलिफ ममालिक में उर्दू की चेयर्स मौजूद हैं, बस चीन हो गया, जापान हो गया, तुर्की हो गया, बरतानिया हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, यूनिवर्सिटियों में उर्दू की उन्होंने चेयर्स बनाई हुई हैं कि उनकी रिसर्च हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब ने आखिरी बात बड़ी अच्छी की थी कि हमें ना इस तवज्जो देने की ज़रूरत है। हम अपनी रीजनल लैंग्वेज पर और कौमी लैंग्वेज पर तवज्जो नहीं दे रहे। हम समझ रहे हैं हम अपने बच्चों के साथ ये जुल्म कर रहे हैं कि भाई उनकी शनाख्त मिटा रहे हैं कि आप बस अंग्रेजी सीखेंगे तो आप बड़े नहीं, अंग्रेजी सीखा बड़े आदमी नहीं बन सकते। बड़ा आदमी बनने के तो और चीज़ें चाहिए ना, बड़ा ओहदा आप हासिल कर लेंगे अंग्रेजी के, लेकिन बड़ा आदमी बनेंगे जब तक आपकी तहजीब सकाफत आपके अंदर नहीं आती, आपकी रिवायात अंदर नहीं आती, आपका जो नस्ल दर नस्ल का विरसा है वो नहीं आता, आप बड़ा आदमी नहीं बन सकते। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमें उर्दू को रिसर्च में भी अहमियत देनी चाहिए और यूनिवर्सिटी में काम भी बहुत हो रहा है और इस पर काम होना चाहिए। हम बात कर रहे थे इंग्लिश लैंग्वेज की, उर्दू लैंग्वेज की। प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि उर्दू की बड़ी इंपॉर्टेंस है, बड़ी पावरफुल ज़बान है। हम उर्दू को सर प्रमोट करने के लिए हमें क्या क्या इक़दाम करने चाहिए? देखो, उर्दू को प्रमोट करने के लिए ना, एक तो हुकूमत को अपनी पॉलिसी में इसको अहमियत देनी होगी और बड़े अरसे से ये मुतालबा किया जा रहा है कि आप CSS के इम्तिहान में उर्दू का ऑप्शन दे दें, ठीक है ना, जो उर्दू में करना चाहे, जो अंग्रेजी में करना चाहे। दोनों। लेकिन अब सिर्फ आप उर्दू का जो मजमून है वो लिख सकते हैं उर्दू में, ठीक है, बाकी सारी जो मजमून है, चाहे वो इस्लामियात है, जो भी है, आप अंग्रेजी में जवाब दें। अब जिसकी अंग्रेजी बेस मजबूत हो गई है इंग्लिश लैंग्वेज पर, अब जो हमारा एक ज़हीन स्टूडेंट है राजनपुर का या डेरी खां का, रिमोट एरियाज़ का, ठीक है, वो अगर उसकी ज़हानत तो शानदार है, इल्म भी उसके पास है, लेकिन वो इजहार की ज़ुबान नहीं है उसके पास अंग्रेजी, वो मारा जाएगा, वो किसी सूरत आगे नहीं आ सकता, ठीक है। तो हम ये ज़हानतों का कत्ल भी कर रहे हैं, ये इसको ओढ़ करना अंग्रेजी को। तो उर्दू को और अंग्रेजी को साथ साथ अहमियत देनी पड़ेगी और अंग्रेजी की अहमियत से इनकार इसलिए नहीं किया जा सकता कि ये इंटरनेशनल ज़ुबान है, ये इसमें बहुत सारा काम हुआ है, बहुत सारा इसमें मवाद मौजूद है। अच्छा, अब अगर हम चाइनीज़ सीखना शुरू करें जब, तो हमें तो ये 2 सदियाँ और लग जाएंगी। हमने तो ये सीखी हुई है ना, अंग्रेजी तो सीखी हुई है, इसलिए रिसर्च हम जो मवाद पढ़ा ले सकते हैं, लेकिन साथ साथ हम उसको उर्दू को भी परवान चढ़ाते रहें। तो ये काम जो है ना, दोनों सूरतों में हमारा आगे चलेगा, लेकिन एक ज़ुबान को कुचल कर दूसरी ज़ुबान को अहमियत दे रहे हैं। और हमारी जो एलीट क्लास है असल में, जो रूलिंग क्लास है असल में, उसकी ये पॉलिसी है कि हमने ऐसा रखना है ताकि एक जो मासेस हैं वो उर्दू के एक्सेस की वजह से आगे ना आ जाएं। तो वो उसमें कर रहे हैं, उनको तब्दील करने की ज़रूरत है। अगर ये ऐसा हो जाए तो उर्दू में कोई कमी नहीं है, कोई खामी नहीं है, और इजहार में उसकी हर चीज़, रिसर्च में भी उसकी काफ़ी चीज़ें, टर्मिनोलॉजी उन्होंने तमाम जो अकेडमी ऑफ लेटर या जो मुक्तदरा कौमी ज़ुबान है हमारा, उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। हर अंग्रेजी की टर्म जो है ना वो उन्होंने उर्दू में तब्दील कर दी है, ठीक। तो काम हो चुका है, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम उसको नाफिज नहीं कर रहे, मसला ये। आपने एक बड़ी अच्छी बात की, हम टॉलरेंस पे बात कर रहे थे कि लोगों में अदम बर्दाश्त हम ज़्यादा देखने में मिल रहा है।
वक्त की पाबंदी बड़ी ज़रूरी है। जब आप वक्त की पाबंदी करेंगे तो सारे काम खुद ब खुद आपके ठीक हो जाएंगे। आपने बताया कि बहुत सारे लोगों का आधा घंटा जो है वो 4 घंटे के बराबर होता है, तो हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ जो हाईलाइट की वो ये थी कि मीडिया जो है ना वो वक्त की पाबंदी बहुत ज़्यादा करता है। अगर 10:04 पे आपके सामने आना है और आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, आपसे मुलाकात करनी है, तो 10:04 पे ही आपके सामने हाजिर होंगे। तो मेरे ख्याल में एक मीडिया एक ऐसा फील्ड है, ऐसा काम है जो आपको वक्त की पाबंदी भी सिखाता है कि किस तरह से आपने सिर्फ प्रोग्रामों की टाइमिंग की हद तक ना वक्त की पाबंदी सिखा देता है। ये बड़ी अच्छी बात। उसके अलावा बहुत सारे काम हमारे जो है वो वक्त पर ही किए जाते हैं। तो ये एक चीज़ है कि मीडिया जो आपको सिखा रहा है उनमें से एक ये भी है कि आपने पंक्चुअल कैसे रहना है। सर, अगर कोई इंग्लिश सीखना चाहता है, उसको इंग्लिश ज़बान पर महारत हासिल नहीं है, कैसे वो अपने आप को इस तरफ लेके आए? उसका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपको पता है अंग्रेजी के बगैर तो नहीं यहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल है। अभी जैसे आपने कहा ना कि अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर मसला हो जाएगा कि अगर आपने पहले इंटरेस्ट पैदा करें ना, अगेन वही है कि आपकी जो ज़रूरत है ना कि आप अंग्रेजी क्यों सीखना चाहती है, वो आपका इंटरेस्ट भी बनाएगी। कि जब आपको पता होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज पे अबूर हासिल करके मुझे ये इंसेंटिव मिलेंगे, तो आप सीखेंगे। तो इसके लिए पहले जो है ना कि हम देखिए हमारे स्टूडेंट्स को क्यों नहीं आती, उसके लिए ये है कि पहले हम अपने उस्ताद को एजुकेट करें। हमारा उस्ताद अनलकीली अभी तक जो है कि वो क्रैमिंग है, ट्रांसलेशन करवा दी है, रटवा दिया है, वो चीज़ आ गई है। मैंने जैसे पहले कहा ना कि इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज पढ़ाएं, और ये ग्रास रूट लेवल से होगा कि आप प्राइमरी, आप देखिए कि जो क्लास सिस्टम है ना कि एक तरफ ओ लेवल है, दूसरी तरफ प्राइमरी है, जो उधर जो है वो कॉन्सेप्ट पे जोर दिया जाता है, इधर जो है वो क्रैमिंग पे जोर दिया जाता है, उधर क्रैमिंग पे जोर दिया जाता है। तो फिर कैसे होगा कि आप लैंग्वेज जो है वो क्रैमिंग से नहीं आपको आ सकती, वो कॉन्सेप्ट से आती है। जब आपके लैंग्वेज है क्या, उसकी वो जो पूरा एक स्ट्रक्चर है लैंग्वेज लर्निंग का, वो क्या है, आपके अंदर क्रिटिकल माइंडेडनेस क्यों नहीं आई, ये सारी चीज़ें ये एक टीचर ने देनी है। और अगर ये देख लें कि अभी आपने देखा होगा कि जो वो लोग जो एलीट स्कूल्स में पढ़ते हैं, ओ लेवल वगैरह पढ़ते हैं, वो मोर कॉन्फिडेंट भी होते हैं और मोर फ्लुएंट भी होती हैं। और अनफॉर्चुनेटली हम ये भी तो यहाँ पर देखते हैं ना कि जब भी आप जॉब के लिए जाते हैं तो उसको प्रेफर किया जाता है जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी, इंग्लिश अच्छी है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देख लें आप, अगर पास कर लेते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप इंग्लिश में इंटरव्यू देते हैं। तो और अभी आपको शायद पता हो कि अभी ये जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं ना, उसके लिए ये किया जा रहा है कि उनका जो पहले पेपर पैटर्न होता था ना, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जिसमें कि वो लोग जो मिडिल क्लास से आते थे या जिन्होंने मैट्रिक एफएससी वगैरह की होती थी कि वो कभी कभी क्लियर कर जाते थे। अब उन्होंने पता उसको क्या किया है, सारा ओ लेवल पे पैटर्न पे उसका जो क्वेश्चन है ना ओ लेवल के पैटर्न पे कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें जो बचपन से लेकर 10-12 साल कॉन्सेप्चुअल स्टडी दी जाती है तो उधर है, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना कि ये जो फिल्टर, ये भी फिल्टर लगाएं इंग्लिश की वजह से कि जो है कि सिर्फ वही लोग आगे आए जो वही पर्टिकुलर क्लास है। ठीक है नसीम साहब, आखिर में एक छोटा सा एक लाइन का क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगा कि एक तो किताब से मोहब्बत करें, दूसरा अपनी ज़ुबान से मोहब्बत करें। ठीक हो गया, ठीक है, किताब से मोहब्बत करें, अपनी ज़ुबान से मोहब्बत करें, ये बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ आपको बताएं कि मैंने जो आज आउटफिट वेयर किया ये वलीद खान कटोर का है, बहुत अच्छी कलेक्शन है, कलर्स भी बहुत अच्छे हैं समझ के एतबार से, और हाईली रिकमेंडेड है। इसी के साथ साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। सर बहुत शुक्रिया आपका, सर आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, और आपसे मुलाकात करेंगे कल कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।